स्टार्ट कर दूं। ओके सो आज हम लोग जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिकली ट्रीज का। तो बिफोर वी स्टार्ट, मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? कोई कंफर्म कर दे। जी मैम, स्टार्ट करें। आवाज़ सही है आपका। ओके, थैंक यू। सो ट्रीज जो होते हैं वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। इससे पहले जो है वो आप लोगों ने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स देखे थे, जैसे एरेज हो गई, लिंक्ड लिस्ट हो गए, इवन क्यूज एंड स्टैक्स जो होते हैं वो सब लीनियर के अंदर आते हैं। तो ट्रीज जो है वो आई थिंक आप लोगों का पहला नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहेगा कि लीनियर और नॉन लीनियर मतलब ये होता क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? ओके सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली वो होते हैं जिसमें आपका डेटा या इंफॉर्मेशन सीक्वेंस से स्टोर हुई हुई हो। जैसे एरे में आप लोगों ने देखा कि कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स में जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है और एक ही लाइन में चल रही होती है। इसी तरह लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो आपके पास नोड्स बनी हुई होती हैं और वो सीक्वेंशियली अरेंज हुई हुई होती हैं। जैसे एक नोड से दूसरी नोड की तरफ पॉइंटर जा रहा होता है एंड डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर वो पॉइंटर वापस भी जा रहा होता है, लेकिन वो एक ही लाइन में पड़े हुए होते हैं वो सारे नोड्स, और उनके दरमियान आप बस जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं या ट्रेवर्स कर रहे होते हैं। ठीक है। तो दीज आर लीनियर स्ट्रक्चर्स। इसी तरह अगर जो आपने स्टैक्स देखे थे कि एक के ऊपर एक जो है वो डेटा पॉइंट या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, तो वो एक एक दूसरे से मिले हुए थे, सारे एक सीक्वेंस से चल रहे थे। और इसी तरह क्यूज में हो रहा था। क्यू में तो लिटरली उसका मतलब ही यही है कि एक सीक्वेंस से अरेंज हुए हुए डेटा। तो ये सारी चीजें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आती हैं, बिकॉज आपके पास जो डेटा अरेंज हुआ हुआ होता है वो सीक्वेंस में होता है, एक दूसरे के आगे पीछे होता है, समझने की एक लाइन में चीजें होती हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में इस तरह नहीं होता। तो इसमें यू कैन से कि वो डेटा जो है वो आपके फैला हुआ होता है एंड एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर होता है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चर, राइट? यू स्टिल नीड सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट वो इस तरह से लीनियर नहीं होती कि बिल्कुल ही सीक्वेंस में अरेंज हुए हुए होंगे एक दूसरे के साथ, कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स में पड़े हुए होंगे जैसे एरेज में होती है। इस तरह का कुछ नहीं होता। वो एक पूरा नेटवर्क होता है, फैला हुआ होता है। उसकी डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं, डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। लिंक लिस्ट को अगर आप इमेजिन करें तो उसके अंदर डिफरेंट नोड्स जो है वो एक ही लाइन से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, जो एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जा रही होती है। लेकिन अगर हम ट्रीज की बात करें तो इसके अंदर वो एक लाइन नहीं होती। जस्ट इमेजिन के मल्टीपल लाइंस हैं और उन सारी लाइंस के ऊपर जो है वो नोट्स पड़ी हुई हैं और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस तरह से आप ट्रीज और ग्राफ्स को इमेजिन कर सकते हैं। तो ट्रीज की हम थोड़ी सी डिटेल भी देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक नेटवर्क होता है, नॉन लीनियर सिस्टम होता है। इसके लिए हायरार्की का टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली ट्रीज के अंदर, कि डेटा पॉइंट जो है वो एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। एक सबसे ऊपर नोड होगी फॉर एग्जांपल, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो मैम सोनिया, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम मैं इसमें कुछ चीज ऐड कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। हाँ जी, इसके अंदर ना हम एक और चीज भी देख सकते हैं कि लीनियर के अंदर हमारे पास एक डेटा जो सा है ना पॉइंट, या जो भी उसकी कलेक्शन में जो एलिमेंट आ रहा है वो किसी एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्टेड होता है। लेकिन नॉन लीनियर के अंदर हमारे पास जो एक एलिमेंट होता है वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ उसका कनेक्शन जो होता है वो होता है, जिसकी वजह से हम उसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। या दिस कैन आल्सो बी अ गुड वे टू अंडरस्टैंड इट, कि बिकॉज इट्स नॉन लीनियर तो वो एक स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा रहा होता है। वो मल्टीपल पॉइंट्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जी, थैंक यू क्योंकि फॉर एडिंग स्पेस, दैट। जी क्योंकि अगर हम स्पेस को देखें ना तो उसके अंदर जैसे हमारे पास जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास मेमोरी स्पेसेस कंटेजियस नहीं होती हैं। इसका मतलब कि डेटा कैन बी स्प्रेड ऑल अराउंड द प्लेस, बट द मेन डिफरेंस दैट डिस्टिंग्विश जो कि सेपरेट करता है एक लीनियर को नॉन लीनियर के साथ वो ये होता है कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ सिर्फ एक रिलेशन होगा। लेकिन जो नॉन लीनियर है उसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है। ओके सो हियरिंग दिस आई हैव अ क्वेश्चन। अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो उसमें एक नोड जो है वो प्रीवियस वाली से भी कनेक्टेड होती है और नेक्स्ट वाली से भी कनेक्टेड होती है। तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक लिंक लिस्ट फिर लीनियर तो ना हुई ना?
हाँ जी, लेकिन आप ये देखिए ना कि उसमें वो सिर्फ उसको पॉइंट कर रही है, उसका उसके साथ कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा दो से, यानी दो से ज्यादा का। आप ये देखें ना, हम जैसे कि ट्री है, ट्री से फिर फर्दर जा सकते हैं, दो से आगे नोड होती है, उसके नोड के आगे से फर्दर नोड्स होती हैं। आप ये भी तो देखें ना। या एग्जैक्टली, या जी। सो इसको मैंने काफी लोगों को इस तरह कहते देखा है कि जैसे आप ट्रीज या ग्राफ्स की बात करी थी ना कि मल्टीपल वो कनेक्शंस होते हैं, उसको लोग इस तरह कहते हैं कि वो उसकी लेयर्स होती हैं, लेवल्स होते हैं कनेक्शन के। इंग्लिश में एक ही लेवल होता है, आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, फिर लाइन में बेशक आप आगे पीछे होते रहें लेकिन लाइन एक ही जा रही होगी और उस लाइन पे मल्टीपल नोट्स पड़ी हुई होंगी। लेकिन अगर आप ग्राफ्स को देखें तो उसमें मल्टीपल लाइंस चल रही होंगी और हर लाइन पे एक एक दो दो नोट्स पड़ी हुई होंगी, तो एक पूरा स्ट्रक्चर सा, नेटवर्क सा बना हुआ होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर। कि लीनियर में जो है वो आपके पास एक स्ट्रेट सिक्वेंशियल डेटा पॉइंट्स आ रहे होते हैं, और नॉन लीनियर के अंदर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो दिखने में लग सकता है बेशक कि वो लीनियर हो, जैसे मैं आपको ट्री बना के दिखाऊंगी जो आपको देख के लगेगा कि लीनियर है, बट ट्रीज बेसिकली इनहेरेंटली जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आती है, इसी तरह ग्राफ्स भी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बाकी व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम विद द कॉन्सेप्ट तो वो ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं जहन में, तो कीप रिवाइजिंग इट। सो अब हम ट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीज में बेसिकली हमारे पास जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो मैं साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाती जाती हूँ। सो ट्रीज में हमारे पास नोड्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स होती हैं। एंड ट्रीज आर अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। सो हायरार्की मीन्स के एक टॉप पर कोई चीज होगी, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, राइट। सो मैं एक टॉप पर एक नोड बना रही हूँ, और इसके नीचे फिर जो है वो मैं दो और नोड्स बना रही थी। सो दिस इज अ बेसिक ट्री। सो इसमें यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ फैमिली ट्री एज वेल। लाइक हम जो अपनी फैमिली लिनियर्स को शो करने के लिए पेरेंट्स से लेके चिल्ड्रन तक, और बीच में कजन्स, अंकल्स, आंट्स और ये सब घुसा देते हैं, तो वो फैमिली ट्री कहलाता है, राइट। जैसे मैं इधर ग्रैंड पेरेंट लिख दूँ, और उसके नीचे मैं उनके तीन चिल्ड्रन बना दूँ। एक जो है वो मेरी आंट हो गई, एक मेरे अंकल हो गए, और एक मेरी अपनी जो है वो मदर हो गई। ये मेरी मैटरनल हैं। फिर मेरे पैटर्नल साइड से कुछ आएंगे, उधर से मेरे फादर आ जाएंगे। ये फादर और मदर से मिला के जो है वो मैं आ जाऊंगी। सो लाइक देयर इज अ लॉट हैपनिंग हियर। बहुत सारे लोगों के आपस में रिलेशनशिप्स मैं इस फैमिली ट्री के जरिए जो है वो मॉडल कर सकती हूँ, रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसी तरह से आपका जो डेटा स्ट्रक्चर ट्री है वो भी काम करता है कि डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के दरमियान कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स अगर आपने दिखाने हो, क्योंकि अब आप देखें ये फैमिली ट्री आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के जरिए नहीं दिखा सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे जो है वो सिस्टम्स चल रहे हैं। तो इसी तरह लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी लिंक लिस्ट के जरिए आप इसको मॉडल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके जो है वो नॉन लीनियर काम आते हैं, जैसे ग्राफ्स हो गए या ट्रीज हो गए। तो फैमिली ट्री जो है वो हायरार्कल होता है, पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, उसके बाद पेरेंट्स आएंगे, फिर आप आएंगे, फिर अगर आपके चिल्ड्रन होंगे तो आप उनको मॉडल करेंगे। तो देर इज अ हायरार्की। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप आ जाएं फिर आपके पेरेंट्स आ जाएं, राइट। तो इसी तरह ट्रीज में भी हायरार्की होती है। पहले जो है वो जो नोड आती है, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर जो नोड बनाई है इसको हम कहते हैं पेरेंट नोड, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले होते हैं वो इसके चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो इसको जो है वो पेरेंट नोड कहा जाता है। अगर आपने सिंपल अल्फाज में समझना है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अच्छा, ये जो मैंने सर्कल्स बनाई ये सारी नोड्स हैं, ओके, और इनके बीच में ये जो लिंक्स हैं, जो लाइंस बनाई है, इनको बेसिकली एजेस बोलते हैं। तो अगर आपने कोई पेरेंट नोड को आइडेंटिफाई करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट नोड वो होती है जिससे एज निकल रहा होता है, किसी और नोड की तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ से नोड एज निकल के नीचे की तरफ दो और नोड्स की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो है वो मेरा पेरेंट नोड हो गया। और क्योंकि इन दोनों की तरफ जा रहा है तो ये इनका जो है वो चाइल्ड नोड हो गया। एक चाइल्ड ये हो गया, दूसरा चाइल्ड ये हो गया। तो बेसिकली यही पेरेंट्स और चाइल्ड्स की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके आप जो है वो नोड्स का आपस में रिलेशनशिप शो करते हैं, तो आपका ट्री बन जाता है। इसको बिल्कुल आप फैमिली ट्री वाली एग्जाम्पल से जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली ट्री का पता है ना तो लिटरली ट्री का डेटा स्ट्रक्चर यही होता है। इनफैक्ट ये इस्तेमाल भी इसलिए होता है कि अगर आपने जो है वो लीनिएजेस, बायोलॉजी की इवोल्यूशन की डायग्राम्स को मॉडल करना हो, आप उसमें ट्रीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सब। तो ये बायोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है।
अगर आप जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, या कहीं पर भी जहाँ पर आपने रिलेशनशिप शो करने कोई हायरार्की के जरिए, किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जरिए, तो आप वहाँ पर ट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली नोट्स पेरेंट्स होती हैं बिकॉज उनसे एजेस निकल रहे होते हैं, चिल्ड्रन की तरफ जा रहे होते हैं, सो नीचे वाली चिल्ड्रन होती हैं। एंड सो दिस इज अ बेसिक ट्री स्ट्रक्चर। एक पेरेंट होगा, पेरेंट की नोड होगी और एक चाइल्ड की नोड होगी। अगर मैं इसके अलावा इस तरह बना दूं, दिस इज अ डिफरेंट ट्री। ओके, मैंने इसको पेरेंट बना दिया और यहाँ से एक एज निकाल के मैंने इसको चाइल्ड बना दिया। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्री, क्योंकि इसमें मेरे पास एक पेरेंट नोड है और एक चाइल्ड नोड है। ये आपको लिंक लिस्ट की तरह दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पे भी दो नोड्स हैं आपस में कनेक्ट हुए हैं, बट दिस इज नॉट अ लिंक लिस्ट। ओके, द रीजन इज के linked list is a very simple linear data structure. A tree is a more complex data structure. तो कभी कभार अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो वो सिंपल वाली चीज की तरह दिखना शुरू हो जाता है। इसका वो मतलब नहीं है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी वैसी हैं और ये वही बन गया है एंड एवरीथिंग। ठीक है, दिस इज स्टिल अ वैलिड ट्री बिकॉज इसमें पेरेंट नोड है, एक चाइल्ड नोड है। ठीक है, और उन वो दोनों एक एस से कनेक्टेड है। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री। इसके अलावा जो है वो या सो मैम सोनिया का चैट में मैसेज आया, पेरेंट नोड इज आल्सो कॉल्ड रूट नोड। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा ट्री बन जाए ना, जैसे इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देती हूँ, इसको मैं एक और चाइल्ड दे देती हूँ, फिर इन चिल्ड्रन को भी मैं दो दो चिल्ड्रन दे देती हूँ, इसको मैं सिर्फ एक चाइल्ड दे देती हूँ। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास मल्टीपल ट्रीज बन रहे हैं, मैं इन सबको डिफरेंट कलर्स में। एक तो मेरे पास ये ओवरऑल पूरा का पूरा ट्री है। ठीक है, एक सबसे ऊपर पेरेंट है, फिर उसके नीचे काफी सारे नोड्स हैं। इसके अलावा मेरे पास एक ये वाला भी ट्री बन रहा है, इसी के अंदर बन रहा है। ये वाला जो है आप कह लेंगे मेरा पेरेंट है और ये दोनों नीचे चिल्ड्रन है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सब ट्री, के एक ओवरऑल ट्री है, उसके अंदर भी एक और छोटा सा ट्री बन रहा है, वो आपका सब ट्री कहलाता है। इसी तरह यू कैन से कि ये भी मेरे पास एक ट्री बन रहा है, इसमें भी एक पेरेंट और चाइल्ड है, ये मेरा पेरेंट हो गया और ये मेरा चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ सब ट्री। तो जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इस तरह का आ जाए ना, जिसमें मल्टीपल, एक ओवरऑल ट्री है फिर अंदर सब ट्री भी है, तो फिर उसमें आप रूट नोड की टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो आपको ये बताती है कि वो इस वाली नोड को पॉइंट आउट करती है जो सबसे पहले मौजूद होगी। यानी कि ये वो नोड है जो आपकी पूरे ट्री की रूट पे मौजूद है, यहाँ से आपका पूरा जो ओवरऑल ट्री है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर रूट नोड। बाकी अगर मैं ये वाला सब ट्री लूँ, तो इसमें तो ये भी पेरेंट बन जाएगा। तो सिर्फ पेरेंट कह देना काफी नहीं रहेगा, फिर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना मैं कौन से पेरेंट की बात करी हूँ। तो अगर मुझे सबसे पहली वाली नोट की बात करें जहाँ से पूरा ट्री स्टार्ट हो रहा है, तो मैं रूट का टर्म जो है वो इस्तेमाल करूंगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से पूरा ट्री जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहली ये नोट है। अच्छा, तो ये दो थैंक तीन यू थैंक यू टर्मिनोलॉजी। सो थैंक यू सो मच मैम। मुझे इसमें कंफ्यूजन थी क्योंकि मल्टीपल पेरेंट्स आ जाएंगे तो उसके अंदर जो हमारी जहाँ से ट्री स्टार्ट हुआ है दैट वुड बी, वो हमारी फिर रूट नोड होगी। थैंक यू सो यस, मच। एंड ये इससे रिलेटेड अब आज की ही सेशन में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिकर्जन आएगी थोड़ी सी, जो आई थिंक आप लोगों ने कल कवर की थी, तो उससे ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि पेरेंट कब कहलाता है, रूट कब कहलाता है, एंड ऑल दैट। सो पेरेंट की टर्म हमने देख ली कहाँ इस्तेमाल होती है, चाइल्ड क्या होता है, एच क्या होता है, नोट क्या होता है। इसके अलावा सब ट्री किसको कहते हैं। द ओनली अदर थिंग इज के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का आपको मैं बता दूं। सो गोइंग बैक टू दिस डायग्राम, यहाँ पर ये हमारा जो है वो पेरेंट था और नीचे इसके दो चिल्ड्रन थे, राइट। तो जो लेफ्ट साइड पे चाइल्ड है ये वाला, इसको हम कहेंगे इसका लेफ्ट चाइल्ड, और जो राइट साइड पे उसको हम राइट चाइल्ड कहेंगे। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट ये टर्मिनोलॉजी आपको हर जगह देखने को मिलेगी लिटरली, कि हम अभी लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं या राइट साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो ये हर जगह इस्तेमाल होती है कि आप लेफ्ट चाइल्ड की तरफ जा रहे हो या राइट चाइल्ड की तरफ जा रहे हो, या आप किसको रेफर कर रहे हो। ठीक है, तो एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है। कभी जरूरी नहीं है कि दोनों चाइल्ड हो। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले जो सबसे सिंपल इधर ट्री बनाया था, एक मैंने इधर पेरेंट बनाया था और एक मैंने उसका चाइल्ड बनाया था। सो यू कैन से कि मैंने इधर सिर्फ एक ही चाइल्ड बनाया। तो जब एक चाइल्ड बनता है तो वो यूजली स्पेसिफाई करते हैं कि ये सिर्फ लेफ्ट है या राइट है। यहाँ तो मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी है, वरना वो यूजली जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी करके खींचते हैं, वो ऐसे करके खींच देंगे। इससे आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा इसका ये सिर्फ जो है वो लेफ्ट चाइल्ड है, बिकॉज वो लेफ्ट की तरफ लाइन जा रही है, जो एज जा रहा है। वही या आप मेरे अगर पे फिर लाइफ रहा करें यार। ये जो अभी आप ये सेफ सिंगर जो बना रही है पेरेंट और चाइल्ड का, इसमें और इसके डिफरेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इसमें और लिंक लिस्ट में, नो नो, ये जो नॉर्मल है और ये जो हमने ज्यादा रूट वाला बनाया है, तो इसके डिफरेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे?
देयर इज नो डिफरेंस, देयर ऑल ट्रीज, और इसमें से कोई अब नॉर्मल ट्री नहीं है, ये सब नॉर्मल ट्रीज हैं। जस्ट एक थोड़ा सा जरा ज्यादा बना हुआ है, उसमें ज्यादा नोड्स हैं, एक में कम नोड्स हैं, बट देयर बोथ ट्रीज। ओके। लाइक मेरा बट मकसद सेम सिर्फ ये था इन सबको बनाने का कि आपको दिखाऊं कि ट्रीज की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही शक्ल आप याद रखें और हर जगह वही आए। ट्रीज मुख्तलिफ तरीकों से आपको दिखेंगे, लेकिन उसके बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा। पेरेंट्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे, एजेस होंगे, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड होंगे। इनकी बेस सेम होंगी। जी। इनकी जो बेस होगी वो सेम होगी। डेप्थ। नहीं, जो बेस है लाइक जो हम एक बेस सीक्वेंस रखते हैं तो वो सेम होगी। सॉरी, मुझे लफ्ज समझ में नहीं आया, क्या सेम होगी? बेस। तो बेस। वो, जी बेस। या बेस सेम है, दे ऑपरेट ऑन द सेम प्रिंसिपल। ओके। अच्छा, सो ये टर्मिनोलॉजी होगी। लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट इज लीफ नोड्स। सो मैं जो है वो इस वाले पे वापस जाती हूँ जहाँ पे मैंने ये ब्लू लाइंस खींची हुई हैं। सो यहाँ पर यू कैन सी के मैंने काफ़ी सारी लाइक नोड्स बनाई हुई है, जिसको मैंने पी लेबल किया हुआ है, वो मेरी रूट नोड है। ये जो सबसे नीचे नोड्स है ना, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। ये तीन जो नोड्स हैं, इनके नीचे और कुछ भी नहीं है, राइट? बाकी जो ऊपर की जो तीन नोड्स हैं उनके चाइल्ड्स हैं, लेकिन ये जो नीचे की तीन है इनके कोई चाइल्ड्स नहीं है। यानी कि यहाँ पे आके आपका ट्री खत्म हो गया बेसिकली, राइट? तो जब भी आपको कोई ऐसी नोड मिले जिसके नीचे जिसका कोई चाइल्ड ना हो, जहाँ पे आके ट्री खत्म हो रहा है, तो उसको आप लीफ नोड्स कहते हैं। तो बिकॉज हम ट्रीज वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऊपर रूट होती है और नीचे उनके लीव्स होते हैं। तो लीव्स पे जाके वैसे ही आप आम दरख्त भी जो है वो खत्म हो जाते हैं, राइट? रूट से शुरू होके पत्तों पे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी ऊपर से शुरू हो रहे हैं, रूट है ऊपर। दिस इज लाइक एन अपसाइड डाउन ट्री, ऊपर रूट है और नीचे आके लीव्स नोड्स पर जो है वो आपकी ट्री खत्म हुई। ठीक है। तो जिन नोट्स के कोई चिल्ड्रन नहीं होते, वहां पे ट्री आपका बेसिकली खत्म हो रहा होता है, तो उनको लीफ नोट्स कहा जाता है। तो दिस वाज ऑल द टर्मिनोलॉजी: पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, एजेस, लीफ नोट्स, एंड सब ट्री एंड रूट। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। ट्रीज ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, क्या चीज़ क्या काम कर रही है, एवरीथिंग। ओके, सो एक एग्जांपल मैंने आपको फैमिली ट्री की दी कि अगर आप अपनी फैमिली लाइन की जीनियोलॉजी लिखना चाह रहे हैं तो वो आप एक ट्री स्ट्रक्चर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एवोल्यूशन में जब बायोलॉजी के अंदर इवोल्यूशनरी डायग्राम्स बना रही जा रही होती हैं, डिफरेंट स्पीशीज के आपस में रिलेशनशिप्स दिखाए जा रहे हैं, तो उधर भी ट्रीज काफ़ी काम आते हैं, बिकॉज इट्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो वो उस जगह पे भी बहुत काम आते हैं। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर साइंस की अगर एग्जांपल लें तो फाइल एक्सप्लोरर में जाएं, और लाइक इफ़ यू आर सर्चिंग थ्रू के पहले मैं फाइल एक्सप्लोरर सी फोल्डर में चला जाऊं, उसके बाद में उसमें से एक सब फोल्डर खोल लूं, फिर एक और सब फोल्डर खोल लूं। तो ये जो पूरी लाइन बनती जा रही है हायरार्की की, कि एक फोल्डर से दूसरे में जाएं, फिर उससे तीसरे में जाएं, फिर एक स्पेसिफिक फाइल आप खोल रहे हैं, तो ये पूरी हायरार्की भी आप ट्री के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज हर फोल्डर के अंदर, अगर आप अपनी गूगल ड्राइव खोलें तो उसके अंदर लाइक मल्टीपल फोल्डर्स एक्सिस्ट करती हैं, और हर फोल्डर के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं, लेकिन आप एक स्पेसिफिक सब फोल्डर खोलते हैं, फिर उसमें से एक स्पेसिफिक सब फोल्डर खोलते हैं, फिर उसमें से एक स्पेसिफिक फाइल खोलते हैं। तो आप एक जो है वो इतनी सारे ऑप्शंस में से आप एक स्पेसिफिक लाइन को ट्रेस कर रहे हैं। सो अगर मैं उसकी इधर एग्जांपल दूं, सो दिस इज लाइक माय बेसिक फोल्डर, फिर उसमें से मैं एक स्पेसिफिक सब फोल्डर, मैं इधर चली गई बजाय इस तरफ जाने की, मैं लेफ्ट पे चली गई, फिर मैं बजाय लेफ्ट जाने के दोबारा मैं राइट पे चली गई। सो मैं एक स्पेसिफिक जो है वो लाइन फॉलो करती जा रही हूँ अपने टारगेटेड डेटा तक पहुंचने के लिए, या अपनी टारगेट नोड तक पहुंचने के लिए। तो ये जो फाइल डायरेक्टरीज वाले सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, इनको भी आप ट्रीज के जरिए मॉडल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर इसके अलावा किसी के जहन में कोई एग्जांपल आ रही है कि ट्रीज को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी नॉन टेक बैकग्राउंड की भी है, तो एक बायोलॉजी की जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, आप लोग भी अपनी फील्ड से सोचें कोई एग्जांपल अगर मैच होती है तो, जहाँ पे हम ट्रीज को अप्लाई कर सकते हैं। किसी के जहन में कुछ नहीं आ रहा?
ओके खैर है, जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट। आप जितना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ भी आएगी ये चीज़। एंड इफ़ यू कैन रिलेट इट टू योर पर्सनल स्टडीज़ या जो भी आपकी अपनी फील्ड है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई डेली लाइफ का सिनेरियो, उससे जितना रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा और इंटीग्रेट भी होगा। ठीक है, तो दीज वर ट्रीज। इसके अलावा मैं बस एक छोटी सी चीज़ मेंशन कर दूं, फिर हम लीड कोड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीज की जो है वो आप कह लें कि मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो एक जो है वो आप एक टर्म सुनेंगे बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री मैं बता देती हूँ। बाइनरी ट्री एग्जैक्टली ट्री ही होता है, जस्ट उसमें एक कंडीशन लगती है कि हर पेरेंट का जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो चिल्ड्रन होंगे वो दो होंगे, उससे ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते। बाइनरी मीन्स टू, राइट? तो बाइनरी ट्री के अंदर जितने पेरेंट्स हो, चाहे रूट हो, चाहे बीच में कोई सब ट्री का पेरेंट बन रहा हो, कुछ भी कहीं पे भी आपको पेरेंट नजर आएगा, तो उसके दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते। या तो जीरो हो, वो लीफ नोड हो, जीरो चिल्ड्रन हो उसके, ठीक है, या तो वन चाइल्ड हो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो भी हो, वन चाइल्ड हो या टू चिल्ड्रन हो। ऐसा ना हो कि थ्री फोर चिल्ड्रन हो रहे हैं, फिर वो ट्री तो रह सकता है लेकिन वो बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप बाइनरी ट्री का लफ्ज सुनेंगे तो आप समझ जाएं कि किसी भी पेरेंट के दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम टू है। तो एक बाइनरी बाइनरी ट्री होता है। तो जैसे ऊपर ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है, दिस इज अ बाइनरी ट्री, बिकॉज इसमें मेरे पास ये पेरेंट नोड है और इसके सिर्फ दो चिल्ड्रन है, उससे ज्यादा नहीं है। इसी तरह ये वाला जो मैंने ट्री बनाया है, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री, बिकॉज इसके अंदर इस वाले पेरेंट को लें तो इसके दो चिल्ड्रन है, एक ये है और एक ये है। और इसी तरह अगर आप इस वाले को एज अ पेरेंट लें तो इसका एक चाइल्ड है, मैक्सिमम टू होने चाहिए, दिस इज वन सो इट फिट्स। एंड अगर आप इस वाले को एज अ पेरेंट लें तो इसके भी दो ही चाइल्ड हैं, उससे ज्यादा नहीं, सो दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री बिकॉज इसमें ये पेरेंट है बट और सिर्फ एक मैम चाइल्ड। यहाँ तो ये जो दूसरा आपने बताया है इसमें तो लाइक मल्टीपल चल रहे हैं ना, हायरार्की चल रही है, तो फिर ये कैसे बाइनरी हो गया? ओके, सो चिल्ड्रन मीन्स कि आपका डायरेक्ट एक एच से वो कनेक्ट हो रहा हो। अगर आपके चिल्ड्रन के फर्दर कोई और चिल्ड्रन है ना, तो वो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए बेसिकली, वो आपके चिल्ड्रन नहीं है। आपके सिर्फ दो ही होने चाहिए। ठीक है, वो मल्टीपल इस तरह होते हैं कि मैं इसके साथ एक और नोड जो है वो एज अ चाइल्ड अटैच, अब इसके तीन चाइल्ड हैं, तो अब मैं कह सकती हूँ कि ये बाइनरी ट्री नहीं है बिकॉज इसके दो से ज्यादा चिल्ड्रन हैं। बट मेरे अपने दो चिल्ड्रन होने चाहिए, वो आगे भले जितने भी करते हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ कभी कभार जो है ग्रैंड चाइल्ड की टर्म भी सुनेंगे, तो ग्रैंड चाइल्ड वैसे ही होते हैं कि आपके अपने जो दो ही होने चाहिए, उनके भी आगे दो ही होने चाहिए, बट वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है तो वो एज आपके चिल्ड्रन काउंट नहीं होते। ठीक है, तो आपके अपने दो से ज्यादा नहीं हो सकते, तो अगर दो हैं या उससे कम है तो देन दिस इज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म आप सुनेंगे बाइनरी सर्च ट्री। तो वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें स्पेसिफिक रूल्स फॉलो होते हैं, वो आपको जो है वो सर्चिंग करने में आसानी कर देता है। इस उससे उसमें बाइनरी सर्च भी अच्छे से अप्लाई हो सकती है। तो उसकी तरफ मैं चाह रही हूँ पहले हम लीड कोड क्वेश्चन कर लें इससे रिलेटेड, फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर दें, नहीं तो हम लीड कोड की तरफ चलते हैं। नो मैम, क्लियर है। ओके, सो कोड हम बिल्कुल आखिर में देखेंगे, पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सो कोई क्वेश्चन रीड करना चाह रहे हैं? Question number 104, maximum depth of binary tree. Given the root of a binary tree, return its maximum depth. A binary tree maximum depth is the number of nodes along the longest path from the root node down to the furthest leaf node. Example 1, ये binary tree है। या एग्जैक्टली, ग्रेट Okay. ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ बाइनरी ट्री, बिकॉज इसमें आप किसी भी नोड को एज अ पेरेंट ले लें तो उसके दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं। या सो एंड इन्होंने वैसे भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में मेंशन किया है इट्स अ बाइनरी ट्री। तो खैर, यहाँ पे एक दो टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लेते हैं। बाइनरी ट्री हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि उसके किसी भी नोड के दो से ज्यादा जो है वो चिल्ड्रन नहीं हो सकते। इसके अलावा इन्होंने नोड्स की टर्म मेंशन की, अभी यू नो के नोड जो है वो स्पेसिफिक डेटा पॉइंट होगा। उसके अलावा रूट नोड, यू नो के पूरे ट्री का जो सबसे स्टार्ट वाला नोड होता है, जैसे एग्जांपल वन में थ्री जो है ये सबसे स्टार्ट पे मौजूद है, सो दिस इज द रूट नोड। एंड लीफ नोड सबसे आखिर में होते हैं जिनके कोई चिल्ड्रन ना हो। तो इन दिस एग्जाम्पल कोई बता सकते हैं लीफ नोड या नोड्स कौन से होंगे?
एग्जाम्पल लीफ नोड 1। 15 और 7 होंगे। ओके, एनीवन एल्स? Okay, so 15 and 7 is correct, but 9 is also a leaf node because 9 के भी कोई children नहीं है। So यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 लीफ नोड्स हैं, 9, 15 एंड 7। ओके, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया बिकॉज इसकी टर्मिनोलॉजी सारी हमने क्लियर कर दी है। उन्होंने मैक्सिमम डेप्थ पूछी है और फिर उसकी डेफिनेशन भी बोल दी है कि वो नंबर ऑफ नोड्स है। इस चीज को जो है वो जहन में रखें, नंबर ऑफ नोड्स, दिस इज द की टर्म। ये आंसर जो जब हम इसको कर रहे होंगे कंस्ट्रक्ट कोड में तो ये टर्म बहुत काम आएगी, नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ। तो लॉन्गेस्ट पाथ और मैक्सिमम पाथ, सबसे लंबी चीज सबसे ज्यादा चीज एक ही चीज है, तो एक ही बात कर रहे हैं लोग बेसिकली। लॉन्गेस्ट पाथ लेना है हमने रूट से लेके लीफ तक। अब यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 3 लीव्स हैं, 9, 15 एंड 7। तो हमने 3 से स्टार्ट करना है, उस वाली लीफ तक जाना है जो सबसे लंबा पाथ है, और उस पाथ पे कितनी नोड्स आ रही है, नंबर ऑफ नोड्स, वो हमने सिंपल रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई बता सकते हैं कि इसका किस तरह आंसर बनेगा, या रूट कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ तक जाएं तो सबसे लंबा किस तरह बनता है, कुछ भी जो आपके जहन में आ रहा हो। यू डोंट हैव टू आंसर इट, कोई लॉजिक बन रही हो, कोई क्वेश्चन की सेंस बन रही हो, कुछ भी जो जहन में आ रहा है वो आप बता दो। मैम आप क्वेश्चन रिपीट करें, क्या हमें लॉन्गेस्ट पाथ बताना है? या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने रूट नोड से स्टार्ट करना है, और जो सबसे दूर लीफ नोड है फारदेस्ट, वहां तक के रास्ते में जो नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं वो हमने रिटर्न करवाना है। वो फिर 327 होगा। 327, या बिकॉज इसमें 3 नोड्स आ रहे हैं, तो हम 320 और 15 भी कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर भी 3 नोड्स आ रहे हैं। ओके, लाइक ये राइट, इस तरह एक ही बात है। ट्रायंगल के उसमें भी चल सकता है, सिर्फ सीधा नहीं चलेगा हाँ उस तरह। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम सीधा चले, उन्होंने वो एज दिया ही इसलिए ना कि आप उस पाथ पे जा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं 3 से 20 और 20 से 15 जा सकती हूँ। ओके। ठीक है, तो वो पेरेंट्स के चिल्ड्रन होते ही इसलिए कि आपने लेफ्ट साइड पे जाना है तो आप लेफ्ट पे चले जाएं, आपने राइट पे जाना है तो आप राइट पे चले जाएं। इस तरह की कोई वो कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपने एक ही डायरेक्शन में चलते रहना है। ठीक है, तो हमने सबसे लंबा पास बताना है। तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि अगर हम 3 से होते हुए 15 तक जाएं या 7 तक जाएं तो दोनों रास्तों में जो है वो हमें 3 3 नोट्स मिलेंगे। तो 3 जो है वो हमारा आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें इस क्वेश्चन को देख के और एग्जाम्पल को देख के एक इंटुइटिव सा हमारा बन गया कि ये किस तरह, लाइक पूछ क्या रहा है और उसका आंसर क्या होगा। बट इसको कोड कैसे करना है अब हम उसकी तरफ चलेंगे। तो उससे पहले जो है वो किसी का कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो क्लियर कर दें, बिकॉज आगे हम क्योंकि कोड वाली चीज देखेंगे तो वो और ज्यादा इसके ऊपर बिल्डअप होगी। मैम आप ये थोड़ा ऊपर करें, एग्जाम्पल की 1 की इनपुट दिखा दें। लाइक इसमें ये जो है हमारे पास ये इनपुट जो दिया हुआ है ये एक्सप्लेन कर दे जरा, बिकॉज या पिक से तो हमें समझ आ रहा है बट इसमें समझ किस तरह है? या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, ये लीड कोड में ट्रीज को इनपुट किस तरह दिया जाता है ये मैं क्लियर करना भूल गई थी। सो बेसिकली ये आपको इस तरह इनपुट देते हैं कि सबसे पहले वो आपको बताएंगे कि आपका रूट नोड क्या है, विच इज 3। सही है, तो सबसे पहले ये वाला लिखा हुआ होगा जैसे इधर 3 लिखा हुआ। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि जो नोड आपने अभी सबसे पहले लिखा है, रूट नोड जो है, उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है। सो लीड कोड जब आपको इनपुट देगा तो वो किसी भी नोड के लेफ्ट चाइल्ड को पहले मेंशन करेगा। ठीक है, तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड 9 है, राइट। 3 से अगर आप लेफ्ट जाएं तो वो आपको 9 तक लेके जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो 9 लिख देंगे। इसके बाद जो है वो अब क्या करेगा कि 3 का राइट चाइल्ड में, अभी हम इसी नोट पे खड़े हैं, अभी हमने 3 के दोनों चिल्ड्रन कवर नहीं किए तो हम आगे कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हम 3 का जो है वो लेफ्ट चाइल्ड लिख दिया, अब अभी हम 3 का राइट चाइल्ड लिखेंगे। तो अब जो है वो हम इधर 20 लिख देंगे बिकॉज 3 के राइट पर जो इसका चाइल्ड है वो 20 है। अब हमने ये 3 को कवर कर लिया, इसके दोनों चिल्ड्रन। अब हम आ जाएंगे 9 के ऊपर, अभी हमने 9 को कवर करना है। ठीक है, 9 हमने लिख तो दिया अपनी लिस्ट में लेकिन इसके चिल्ड्रन को कवर नहीं किया। तो अब हम 9 पर आएंगे तो 9 को देखें तो इसके तो लेफ्ट और राइट दोनों पे कोई चाइल्ड ही नहीं है, ये तो लीफ नोड है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि भाई 9 के ना लेफ्ट पर कोई चाइल्ड है, दिस इज लेफ्ट, और ना ही 9 के राइट पर कोई चाइल्ड। ठीक है, ये हमारा 9 भी कवर हो गया।
आपने लिखना होता है, बेशक चाइल्ड हो या ना हो, आपने लिखना जरूर होता है कि जिस नोट पर आप खड़े में उसके चिल्ड्रन की क्या पोजीशन है। अगर नहीं है तो आप उसकी जगह नल लिखेंगे। जैसे देखिए इन्होंने नल लिखा हुआ है, ये नल जो है वो 9 के आपको चिल्ड्रन बता रहे हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अगर 9 के कोई चिल्ड्रन होते तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज लिखी गई। अब 9 भी कवर हो गया, अब वो आ जाएंगे 20 की तरफ। अब वो 20 के लेफ्ट और राइट लिखेंगे, तो 20 का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, 15, तो अब उन्होंने 15 लिख दिया। और अब जो है वो 20 का राइट चाइल्ड लिखेंगे 7। तो यहाँ पर जो है वो आपकी ये पूरी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। अब आगे से क्यों नहीं कंटिन्यू हुई, 20 हो गया था तो हम नल पे आ जाते या नल को छोड़ के 15 पे आ जाते। द रीजन इज के अब इसके आगे आप कुछ भी लिखो, आपने नल 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 ही लिखना है। ठीक है, वो ये तो ये सारे इनके सारे कोई चाइल्ड है ही नहीं, सब नल ही हैं। ठीक है, आपने सारे लीफ नोड्स भी कवर कर लिए, यानी कि पूरा ट्री जितनी वैल्यूज पड़ी हुई थी वो सब आपने कवर कर लिए। तो आगे इसको इस लिस्ट को कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो यू एंड योर लिस्ट हियर। और इस तरह से आप किसी और को बता सकते हो कि मेरे ट्री का ये स्ट्रक्चर है, एज अ लिस्ट या एज अ लिस्ट ऑफ नोड वैल्यूज, आप इस तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर कोई आपको ये इस तरह से लिस्ट उठा के दे देना तो आप इससे अपनी तरफ से पूरा ट्री क्रिएट भी कर सकते हो। आप सबसे पहले बोलोगे, जो सबसे पहले वैल्यू पड़ी है आपको पता है ये मेरी जो है वो रूट नोड है। उसके बाद आप कहोगे कि अच्छा मुझे इसके चिल्ड्रन बताओ लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट चाइल्ड आपको ये 9 मिल गया, और उसका जो नेक्स्ट है वो आपको 20, इसका राइट चाइल्ड मिल गया। अब आप कहोगे अच्छा अब मैं इसके लेफ्ट साइड पर आता हूँ, मुझे इसके लेफ्ट और राइट बताओ। तो वो कहेगा इसके लेफ्ट और राइट नल है, तो आप इसको या एम्प्टी छोड़ दें या इधर लिखते हैं। अब जो है वो आप इधर आएंगे 20 पर, आप कहेंगे कि इसके लेफ्ट और राइट बताओ, अब वो कहेगा कि वो 15 और 7 है। सो आप जो है किसी भी एक फॉर्म में आपको मिल जाए, या तो पूरा बनाया बनाया ट्री मिल जाए आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या आपको लिस्ट मिल जाए तो आप उसको ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि इसको रीड कैसे करना है। जो ये लीड कोड इनपुट फॉर्म देते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल 1 में तो उसने पूरा ट्री बनाया हुआ, लेकिन एग्जाम्पल 2 में सिर्फ ये लिस्ट ही दी हुई है उसने। तो आपको ये लिस्ट पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि इस ट्री के शेप क्या होगी या स्ट्रक्चर क्या होगा, या इसके कितने चिल्ड्रन है, कितनी नोड्स हैं, क्या हिसाब है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है कि लिस्ट पढ़ते ही आपके जहन में ट्री बन जाए, लेकिन अगर आपको पता है कि इसको रिक्रिएट कैसे करना है तो आप वो खुद एनोटेट करके कर भी सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। टाइम के साथ साथ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना है। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमने रूट से स्टार्ट करना है, जो उससे सबसे दूर लीफ होगा वहां तक उस लाइन में जो है वो कितने नोड्स आ रहे हैं, ये चीज हमने रिटर्न करनी है। तो किस तरह रिटर्न करनी है ये हम रिकर्जन के जरिए करेंगे। कल आप लोगों ने रिकर्जन पढ़ी थी, तो यू गाइस आर गोइंग टू रिवाइज दैट। और इसके अलावा जो है साथ साथ आप लोग मुझे भी बताएंगे कि वो रिकर्सिव फंक्शन किस तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं यही वाला ट्री जो है इधर बना लेती हूँ, एग्जाम्पल 1 वाला। 3, 9, 20, 15 एंड 7। तो इस कोने में मैं ट्री बना रही हूँ। सो एक हिंट तो मैंने आप लोगों को दे दिया कि हम इसको रिकर्जन के जरिए सॉल्व करेंगे। तो किसी के जहन में आ रहा है कि इस पे रिकर्जन किस तरह अप्लाई हो सकती है। अच्छा, कोई ये बताना चाहेगा कि रिकर्जन होती क्या है, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। या रिकर्जन में हमारे पास एक बेस केस और एक रिकर्सिव मैम, केस है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास बेस है उसको पहले बेस फाउंड कर ले और उसके बाद जो ये है मैक्सिमम का लगा दे लेंथ पर। या हम एग्जैक्टली यही करेंगे, बट बेस किसको फॉर्म करें और मैक्सिमम लेंथ का किसके ऊपर लगाएं, ये कुछ आ रहा है जहन में। बेस हम लीफ नोड्स को या फिर जो कम है सबसे ज्यादा रूट को करेंगे। रूट को, ओके ठीक है। सो आधा आंसर तो यही पर है कि बेस जो, नो वेट, बेस हमारा रूट, या एग्जैक्टली या रूट होगा हमारा बेस। एंड इनफैक्ट हमारा रिकर्सिव केस भी रूट ही होगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना फंक्शन का नाम लिख देती हूँ, शायद उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वेट, लेट मी चेंज द फॉन्ट। मैक्स डेप्थ पूछी है उन्होंने हमसे। ठीक है, तो
अब अगर हम रिकर्जन इस्तेमाल करें तो ये हमारा फंक्शन है मैक्स स्टेप्स। अगर रिकर्जन इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कि यही फंक्शन हमने बार बार अप्लाई करना है। तो कोई बता सकते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन जब हम बार बार अप्लाई कर रहे होते हैं तो किस चीज के ऊपर कर रहे होते हैं? लाइक हम बार बार क्या डिफरेंट कर रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है? उसमें जो फंक्शन होता है वो अपने आप को ही दोबारा कॉल कर रहा होता है, बल्कि बार बार कॉल कर रहा होता है ना। या तो बट हमने एक कॉल और दूसरी कॉल के बीच में डिफरेंस क्या होता क्या मतलब? है? लाइक अगर मैं इस फंक्शन को 4 बार कॉल कर रही हूँ तो उन चारों कॉल्स में फंक्शन तो सेम कॉल हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? वो जब तक हमारे पास जो पूरा नहीं होता जाएगा तब तक वो अपने आप को कॉल करता जाएगा। जब तक या बेस केस बट लाइक ना, बेस केस तो सेम रहता है। हम लोग जैसे चैट में सर अहमद ने बोला कि न्यू इनपुट, सो इनपुट चेंज हो रहा है, राइट? हम एक ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं लेकिन हर कॉल में उसको हम लोग जो है वो क्या इनपुट दे रहे हैं और क्या आउटपुट निकल के आ रहा है वो चेंज हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो हाफ आंसर, तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। हर कॉल के बीच में मेजर डिफरेंस ये होता है कि हर कंसेक्यूटिव कॉल में जो है ना वो हमारा इनपुट साइज छोटा होता जाता है। जैसे कल आप लोगों ने फैक्टोरियल्स की एग्जांपल देखी थी। 5 को फैक्टोरियल निकालने के लिए हम पहले 4 का निकालते थे, तो हमने मतलब इनपुट छोटा कर दिया ना, 5 से 4 पर आ गए। इसी तरह 4 का निकालने के लिए हम पहले 3 का निकालते थे, फिर 3 का निकालने के लिए हम 2, फिर 2 के लिए हम 1 पे आ जाते थे। तो हम हर कॉल में इनपुट को छोटा करते जा रहे हैं, 5 से 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है। तो ये फर्क होता है। हर रिकर्जन में होता ही यही है कि आपने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है और आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो। हर छोटा हिस्सा सॉल्व करते जाते हो तो वो ओवरऑल जो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना वो भी खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। जब आप उसके इट्स लाइक अगर आप एक पूरी पिक्चर जी। लें और उसको पजल पीसेज में डिवाइड कर दें और सारे पजल्स को आपस में मिला दें तो ओवरऑल पिक्चर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, राइट? तो आपका हर रिकर्सिव कॉल में आपका इनपुट साइज छोटा होता जाता है। तो इस कि पर्टिकुलर आपका जो एग्जाम्पल, प्रीवियस आउटपुट होता है वही आपके दूसरी कॉल का जो सा है ना वो इनपुट बन जाता है ना, इसी वजह से यस वो स्मॉलर एग्जैक्टली, हो जाता है। या तो रिकर्जन का फायदा यही है कि आपको इतने बड़े इनपुट को एक साथ हैंडल नहीं करना पड़ता। अगर आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सिर्फ उन छोटे पीसेस को हैंडल कर लो तो वो खुद ब खुद बड़े इनपुट को जो है वो कंट्रोल कर देता है। एंड या दूसरी चीज़ है, जैसे चैट में लिखा हुआ है कि बेस केस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो है वो बार बार उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आपने उसको बताना होता है कि भाई इस पॉइंट पे जाके आपने रुक जाना है, वापस बिल्डअप करना शुरू करना है। वरना वो तो पूरी वो लिटरली इनफाइनाइट वो चलता रहेगा। उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो तो छोटे हिस्सों में डिवाइड करता रहेगा। आप किसी भी चीज को इन्फिनिटली छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, वो पूरी जिंदगी चलता रहेगा इस तरह। तो आपने उसको बेस केस देना होता है, कोई एक ऐसा पॉइंट देना होता है कि जब आप इस पॉइंट को हिट कर जाओ तो इसके बाद वापस रीबिल्ड करना शुरू हो जाओ, इससे आगे आपने छोटे हिस्सों में नहीं डिवाइड करना। ठीक है। तो बेस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके प्रोग्राम को बताता है कि क्या वो क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे आपने ये जो स्मॉल पजल पीसेस हैं इनको मिला के दोबारा से रीबिल्ड करना है। ठीक है। तो रिकर्जन में यही दो चीजें होती हैं, एक बेस केस होता है और दूसरा इट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि आप अपना इनपुट साइज छोटा कर रहे होते हो। सो नाउ ये हमारी रिवीजन होगी। लेट्स गेट बैक टू दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास एक ट्री गिवन है एंड उसके अंदर जो है वो 1 2 3 4 5 नोड है। ठीक है। और हमारे पास फंक्शन है मैक्सिमम डेप्थ निकालने का। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इसमें रिकर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो मैक्स डेप्थ का फंक्शन है ये हम बार बार कॉल करेंगे। तो ये और एंड आई ऑल्सो सेड कि हम इनपुट साइज छोटा करते जाएंगे। तो अब कोई मुझे बता सकते हैं कि हम इनपुट साइज क्या कैसे छोटा कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कैसे हम अपना बेस केस बना सकते हैं? किसी के जहन में कुछ भी आइडिया आ रहा इनपुट साइज छोटा करने के लिए तो हम -1 यूज करेंगे। है? -1 एक ट्री में कैसे कर सकते हैं? वो तो कल जो हम कुछ हमने देखा उसमें हम नंबर्स दे रहे थे या एरे के इंडेक्सेस दे रहे थे। यहाँ पर ट्री में -1 करने से क्या मुराद हो सकती यहाँ पे जैसे मैम ये हम जब अगर मैक्स ले भी तो वो तो लेंथ पर अप्लाई होगा, वो तो नंबर्स पर नहीं होगा, तो हम लेंथ पर अप्लाई कर सकते हैं। है? या एग्जैक्टली लेकिन लाइक उसको हम इनपुट में क्या देंगे कि लाइक किस तरह काम करना है?
अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप लोग सही आंसर दें, मैं चाह रही हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो थोड़ी, ताकि लाइक रिकर्जन को आइडेंटिफाई करना, और उसको एक दफा आपको पता हो कि इस पे रिकर्जन लगेगी तो उसको सोचना कि किस तरह लगेगी, इसकी प्रैक्टिस हो आपकी। तो जो भी आइडिया जहन में आ रहे हैं, सही हूँ गलत हूँ जैसे भी हूँ, उसको जरूर वर्बलाइज करें, दूसरों की भी लर्निंग होगी। अच्छा, इसमें जो मेरे जहन में तो यही आ रहा है कि जैसे हमने देखना है कि मैक्सिमम लेंथ जो सी है वो किसकी बन रही है, तो एक पेरेंट से हम उसके लीव तक का जो है वो ट्रेवर्सल कर सकते हैं, और उसको काउंट करते जाएंगे जनाब हमने कहाँ तक उसको कर दिया है। और हमें चूंकि पता है कि जैसे ही लीव के बाद नल आ जाता है तो उसके बाद अब इसके फर्दर जो है वो कोई भी नोड नहीं होगी या उसका फर्दर चाइल्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब फिर हम वापस चले जाएंगे तो और उसको काउंट करते जाएंगे। उसके या बाद फिर दैट इज अ रियली गुड वे। जी जी जी, कंटिन्यू करें। जी, तो फिर इस तरीके से हम देखते जाएंगे कि उनको फिर पता नहीं कंपेयर कैसे करेंगे कि मैक्सिमम वाली नहीं, कौन सी है। कंपेयर करना तो आसान होता है, पाइथन में कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं है। बट या योर आइडिया इज रियली गुड। सो डू यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स? नहीं, बस इतना। ओके, एनीवन एल्स? कुछ आइडियाज आ रहे हैं जहन में कि इसमें हम रिकर्जन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इनपुट साइज किस तरह छोटा कर सकते हैं? कल हम जिस तरह नंबर्स पर कर रहे थे, हम इसमें इनपुट में वो करेंगे कि लेंथ ऑफ जो हमारे पास है, जो लेंथ हमारे पास है उसको हम -1 कर दे अगर इनपुट में। कल तो हम यस डायरेक्ट कर रहे थे एग्जैक्ट, ना नंबर्स पर। या यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली वही करेंगे। ओके, अगर कोई और ऐड नहीं कर रहा तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। सो या हम यहाँ पे भी वही करेंगे। देखें, यहाँ पे इनपुट साइज छोटा करने का ये मतलब है, इनपुट क्या है हमारे पास, यहाँ पे इनपुट ट्री है, राइट? तो इनपुट साइज छोटा करने का मतलब है कि हमने इस ट्री के साइज को छोटा करना है। तो जब हम ट्री का साइज छोटा करेंगे तो मतलब कि हम कोई सब ट्री लेंगे इसमें से, राइट? हम 5 नोट्स की बजाय हम 3 नोट्स ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, राइट? तो जब हम ट्री छोटा करते जाएंगे तो उसकी लेंथ भी छोटी होती जाएगी, जैसे अभी मैम ने कहा। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह होगा। जो भी आपका इनपुट है ना, उसका साइज छोटे करने का यही मतलब है। अगर आपके पास लिंक लिस्ट हो ना, आपने उसका साइज छोटा करना है तो आप कुछ नोट्स हटा दो, उसमें से साइज छोटा हो जाएगा। अगर आपके पास एरे, आप एरे आधी कर दो, फिर उसकी आधी कर दो, साइज छोटा हो जाएगा। ट्री है, कुछ नोट्स हटा दो, उसका साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी इनपुट हो आपके पास, साइज छोटा करने का यही मतलब है कि आप उसमें से या नोट्स हटा रहे हो, या एलिमेंट्स हटा रहे हो, या इंडाइसिस रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह इनपुट का साइज छोटा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा -1 लेंथ ही हो। आई मीन इनडायरेक्टली वो लेंथ ही कम हो रही होती है, ट्री का साइज क्योंकि कम हो रहा है। तो नंबर ऑफ नोड्स भी कम हो रही है, लेंथ कम हो रही है। बट उसके जो आप करेक्ट वे में कह सकते हैं ट्री में कि आप नोट्स कम कर रहे हैं आप, क्योंकि इधर में 5 नोट्स दी हुई है तो हम कह सकते हैं कि आप 4 इस्तेमाल करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 2, फिर 1। राइट, तो हम नोट्स का साइज कम कर रहे हैं, कितनी नोट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अमाउंट कम कर रहे हैं उसको। तो हर रिकर्सिव कॉल में जो है वो हम नोड्स जिनके ऊपर ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो छोटी करती जाएंगे उसका साइज। सो यहाँ पर जो है वो हमें दी भी है रूट, उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहा था गिवन द रूट। ठीक है, तो रूट का मतलब है कि हमें उन्होंने 3 तक पहुंचा दिया कि भाई यहाँ से आपका ट्री शुरू हो रहा है। तो हम जो है वो इस वक्त 3 पे खड़े हुए हैं, और हमें चाहिए मैक्सिमम डेप्थ। ठीक है, तो जब भी आप ट्री को लीड कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, या वैसे भी प्रोग्रामिंग में, तो आपको जो है वो पता होता है कि आपके लेफ्ट चाइल्ड पर कौन है और राइट पे कौन है। आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो एजेस उन्होंने दिए हुए हैं। जब आपके पास ट्री का डेटा स्ट्रक्चर है, नोड्स हैं, तो एजेस भी हैं उसमें, राइट? तो आप उन एजेस को ट्रेवर्स करके आप पता लगा सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है। और वो लाइंस एजेस को आप ट्रेवर्स करते जाएं तो आपको ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन सब तक पहुंच सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप किसी भी नोड पे खड़े हुए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसके लेफ्ट पे क्या और राइट पे क्या। तो अगर मैं 3 पे खड़ी हूँ तो मुझे 9 और 20 में जाने में कोई मुश्किल नहीं, और अगर मैं 20 पे पहुंच गई तो मैं 15 और 7 पे भी पहुंच सकती हूँ, तो मेरे लिए ट्रेवर्सल कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे इस ट्री को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने ट्री को ना क्योंकि मैंने छोटा करना है, तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। एक मैं ट्री का लेफ्ट साइड रख लेती हूँ और एक राइट साइड रख लेती हूँ। ठीक है, सो इनको मैं अलग अलग कलर्स में कर लेती हूँ। ये मेरी जो है वो रूट नोड है, इसको मैं कुछ नहीं कह रही, ऐसी रहेगी। ये मेरा जो है वो ट्री का लेफ्ट साइड हो गया, और ये जो है ट्री का राइट साइड हो गया। ठीक है, ये मैंने अपने ट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यू कैन से 2 सब ट्रीज बन गए।
कुछ भी कह लें आप, जस्ट मैंने अपना इनपुट साइज छोटा कर दिया, एक मैंने लेफ्ट हिस्सा रख लिया, एक मैंने राइट हिस्सा रख लिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम डेप्थ, मैं 3 पे खड़ी हुई हूँ, मुझे ये पता लगाना है कि 3 से सबसे दूर कौन सा लीफ नोड है, ठीक है। तो आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज गोइंग टू से, या सो मुझे मैक्सिमम डेप्थ चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास ये दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट हिस्सा एक राइट हिस्सा है, तो मैं इन दोनों की मैक्सिमम डेप्थ कैलकुलेट कर लेती हूँ कि लाइक लेफ्ट हिस्से में कितनी बन रही है और राइट में कितनी बन रही है, फिर इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगी वो मैं सिंपल आंसर में रिटर्न करवा दूंगी। ऐसा भी कर सकती हूँ मैं, राइट। अगर मैं 4 हिस्से बना रही हूँ तो चारों को आपस में कंपेयर कर दूँ, सबसे ज्यादा कौन जो है वो लेंथ दे रहा है उसको आंसर में रिटर्न करा दूँ। इधर मैंने सिर्फ 2 बनाए तो दोनों को कंपेयर कर लूंगी, जो भी ज्यादा लेंथ दे रहा होगा उसको मैं आंसर में सिंपल लीड कोड को रिटर्न करवा दूँ, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह मैंने अपना काम आसान कर दिया, अपना इनपुट साइज छोटा हो गया, आखिर में मैं बस उनको कंपेयर कर लूँ, जैसे मैम ने कहा था कि हम कंपेयर कर लेंगे आखिर में, और सिर्फ जो है वो उसका जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक क्लियर है। सो अब इसके बाद अगर आप मेरे लेफ्ट और राइट सब ट्री को देखें तो लेफ्ट में सिर्फ एक नोट पड़ी हुई है 9 की और राइट में 3 पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि मैं राइट वाली को भी थोड़ा और छोटा कर सकती हूँ, राइट। तो मैं इसको ना थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ। ये अगर ये पूरी ट्री आप कंसिडर करें, मेरी ये 20 को अगर आप कह लें कि ये मेरी पेरेंट नोड है, तो मैं इसको एक ये ट्री सब ट्री बना लेती हूँ और एक ये बना लेती हूँ, यानी इसको भी फर्दर मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपना ट्री जो है उसको छोटा करती जा रही हूँ। अब जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इसको इस वाले लेफ्ट और राइट को आपस में कंपेयर करके रिटर्न करा दूंगी जो भी ज्यादा हो रहा है, तो इस तरह मैं इधर भी कर सकती हूँ, लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और राइट 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इनको कंपेयर करके रिटर्न करा दूं, जो भी ज्यादा हो रहा है वो आके इधर स्टोर हो जाएगा इस पिंक वाले आर में, और ये तो क्योंकि है ही एक, तो इसका जो आंसर है वही रहेगा। फिर मैं इन दोनों को सिंपल कंपेयर करके जो भी आंसर है वो इधर रिटर्न हो जाएगा, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। सो डू यू अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह प्रॉब्लम को छोटा कर रही हूँ, सेम कंपेरिजन चल रहे हैं दोनों हिस्सों के बीच में, और वही पिछली वाली कॉल को रिटर्न हो रहे हैं, और इस तरह एंड पे एक फाइनल आंसर बिल्ड हो रहा है मेरा। तो इसमें किसी को कोई अप्रोच में कंफ्यूजन है तो बताएं, क्योंकि यही फाइनल अप्रोच है हमारी। मैम इसमें लाइक हम कोड के जरिए पहले सब ट्री बनाएंगे और जो हमारी बड़ी वाली ट्री है लाइक 20 हमारे पास है तो इसकी भी सब ट्री बनाएंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे। या टेक्निकली होगा यही, लेकिन मैं कोई सब ट्री नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ रिकर्जन करूंगी। मैं सिर्फ रूट पे खड़े होके मैं बोलूंगी कि भाई अपने लेफ्ट पे भी यही सेम फंक्शन अप्लाई कर दो और अपने राइट पे भी। तो वो मेरा कोड जाएगा 3 के लेफ्ट पे, वही मैक्स डेप्थ का फंक्शन अप्लाई करेगा। तो 9 के आगे तो वैसे उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा, लेकिन फिर वो 20 पे जाके वही मैक्स डेप्थ का फंक्शन अप्लाई करेगा, फिर वो 20 के लेफ्ट पे जाके अगेन वही फंक्शन अप्लाई करोगे। तो ये डिवीजन जो चल रही है ये खुद ही कर रहे हैं, ये मैं नहीं करवाऊंगी इसको कोड के जरिए, मैं सिर्फ वो फंक्शन बार बार कॉल करूंगी। बिकॉज अभी 3 पे खड़े होके मैं कॉल कर रही हूँ ना, तो वो 3 को एज अ रूट कंसिडर कर रहा है। जब वो 20 पर आएगा और मैं सेम फंक्शन कॉल करूंगी तो वो 20 को एज अ रूट या पेरेंट कंसिडर करेगा, इसलिए मैंने आगे पी लिखा हुआ है। फिर वो 15 पे जाएगा, फिर उसको भी एज अ पेरेंट कंसिडर करेगा, उसके नेक्स्ट मैम देखेगा वहां पे तो। ये समझ आ गया बट अगर हमारे पास जैसे कल हमने देखा तो उसमें हमारे पास जब बेस केस ट्रू होता है तो उसके बाद लाइक वो हमारा सोल्व हो जाता था फैक्टोरियल। तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बेस केस किस तरह होगा। या ओके, दैट इज अ ग्रेट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाली थी कि आप लोग मुझे बताएं कि इसमें हमारा बेस केस क्या हो सकता है। रिकर्सिव केस तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि मैं अपने ट्री को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती जा रही हूँ, सेम फंक्शन अप्लाई करती जा रही हूँ। वो मैंने डिफरेंट कलर से भी बना दिया कि हर कॉल में कौन सा इनपुट होगा मेरा, और वो छोटा होता जा रहा है। लेकिन बेस केस क्या हो सकता है? वो यही लाइक यहाँ होगा पे ना कि बेस भाई तुमने मैक्सिमम पेरेंट तक ही जाना है, जब पेरेंट खत्म हो जाएगा को चेक करेगा कि वेदर ये पेरेंट है या नहीं है। तो जब वो रूट नोड पे पहुंचेगा तो तभी वहां जाके हमारा ये स्टॉप होगा और फिर उसको आंसर को रिटर्न कराना शुरू कर देंगे। वरना तो ये या चलता रहेगा आपस में नोड्स नोड्स। या बिकॉज मैं उससे कह रही हूँ कि भाई जहां भी खड़े हो उसके ऊपर मैक्स डेप्थ अप्लाई कर दो। तो अगर वो किसी ऐसी जगह पहुंच गया जिसके आगे नोड ही नहीं है सिरे से, जैसे चैट में भी आंसर आया हुआ है कि आगे नल आंसर आ रहा है या नन आ रहा है, कि जैसे 9, 15 और 7 है, दीज आर लीफ नोड्स, इनके आगे कुछ है ही नहीं,
तो मैं किस चीज़ के ऊपर फंक्शन अप्लाई करूँ, मैं कर ही नहीं सकती। तो मैं अपने प्रोग्राम को सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आप लीफ नोड पे पहुँच गए हो ना, लीफ नोड का मतलब है कि इसके आगे कुछ भी नहीं मौजूद, ठीक है, आप नल पे पहुँच गए हो, तो वहाँ से वापस मुड़ना शुरू कर दो, वो आपका बेस केस हो गया, ठीक है, उसके आगे नहीं जाना। तो दिस इज आवर बेस केस। जैसे ही हम नल को हिट करेंगे, जैसे मैं 9 पे खड़ी हुई हूँ, मैं उसको बोलूँ कि 9 का लेफ्ट चेक करो, तो मुझे कहेगा कि 9 का लेफ्ट जो है वो नल है और राइट नल है, जो दोनों नल आ गए, तो मैं उससे कहूँगी अच्छा यहाँ से वापस मुड़ जाओ। तो नल जो है आप जैसे ही हिट करेंगे वो आपका बेस केस है, वहां से आप वापस मुड़ना अच्छा, शुरू हो जाएंगे। फोन ले जाओ। ओके, कोई क्वेश्चंस अभी तक? मैम इसमें आप अगेन रिपीट कर दें। ओके, सो बेस लाइक केसेस के नहीं, आपने बेस केस हमारे पास मुझे पता है कि 3 हो गया, तो रिकर्सिव केस भी समझ आ गया है कि किस तरह वर्क कर रहा है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब रिकर्सिव केस हमारा कल हम जब देख रहे थे तो वो एंड पे जाके जब हमारा बेस केस ट्रू हो रहा था तभी हमारे पास रिकर्सिव केस जो हमने सब कुछ किया था वो रिटर्न आ रहा था, तो इसमें हमारे पास 3 केसेस ट्रू हो गए यहाँ पे इसके बेस केस में। नो लिसन, 3 इज नॉट द बेस केस। बेस केस तब होगा जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोड जो है ना वो 9 पे खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको इधर बना रहा हूँ, 9 पे जो है वो इस पर प्रोग्राम खड़ा हुआ है, मैं उससे पूछूंगी कि आपके लेफ्ट साइड पे क्या है, तो वो कहेगा नल है, ठीक है, मैं कहूंगी अच्छा वहां नहीं जाना, वापस आ जाओ 9 पे, अब मुझे बताओ राइट साइड पे क्या है, वो कहेगा यहाँ पे भी नल है, वो मैं कहूंगी यहाँ भी नहीं जाना, वापस आ जाओ 9 पे। अब वो 9 पे खड़ा हुआ है, अब वो और कहीं नहीं जा सकता, या तो आप लेफ्ट साइड पे जाओ या राइट साइड पे जाओ ना, और बाइनरी ट्री हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, तो थर्ड तो कोई चाइल्ड है ही नहीं। अब वो 9 पे खड़ा हुआ है, उसके पास कहीं आगे जाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो पीछे ही मुड़ेगा ना। तो 9 जो है वो मेरा बेस केस है, 3 नहीं है, 9 है, बिकॉज 9 के आगे कुछ नहीं है, कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है। बट बेस केस वो नहीं होता है जो लाइक सबसे कम हो। या सो 9 इज द लोएस्ट। 9 के बेस केस वो होता है जिसके आगे आप जा नहीं सकते, वहां से आपको वापस पीछे मुड़ना पड़ता है और प्रॉब्लम को रीबिल्ड करना पड़ता है छोटे से बड़े हिस्सों में। तो 9 से मैं आगे जा नहीं सकती, मुझे वापस पीछे मुड़ना पड़ेगा, मुझे 3 की तरफ आना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं 15 पे खड़ी हुई हूँ तो मैं 15 से नीचे नहीं जा सकती बिकॉज वहां कुछ है ही नहीं, तो मैं वापस 20 की तरफ जाऊंगी। इसी तरह मैं 7 से वापस 20 की तरफ जाऊंगी। तो ये जो मेरे लीफ नोड्स हैं जिनके नीचे और कुछ भी नहीं है, ये मेरे बेस केसेस हैं। ओके। कोई क्वेश्चन है तो पूछना। आपका ओके से लग रहा था कि सही समझ नहीं आया। नहीं, मुझे ये बेस केस का लाइक इसमें हमारे पास बेस केस वो होगा जो आगे जाके नल वैल्यू हो तो वही हमारा बेस केस बनेगा, और उसके अलावा जो हमारा यस, रिकर्सिव केस है उसके भी लाइक 15 और 7 के बाद हमारे पास नल है तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। या सो इन इजी वर्ड्स, रिकर्सिव केस वो होता है जो आपकी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है। जैसे जो मैंने पिंक में सर्किल किए हुए वो मेरे बड़े इनपुट्स हैं, और जो मैंने ऑरेंज में सर्किल किए हुए वो मेरे छोटे इनपुट्स हैं, ये मेरे रिकर्सिव केस हैं। इस वक्त मैं प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करती जा रही हूँ। बेस केस वो है जो इतने छोटे हिस्से में पहुंच जाएगा कि वो उससे आगे जा ही नहीं सकता, तो वो वापस बड़े की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, वापस पीछे जाना शुरू हो जाएगा, वो आपका और बेस केस बाइनरी होता ट्री में और ट्रीज में हमारे पास बेस केस वो होता है लाइक जिस जो आगे नहीं जा सकता, नल हो जाती है जिसकी वैल्यू। है। यस, एंड दैट इज लीफ ओके, नोड। लीफ नोड के आगे कुछ नहीं होता। यस समझ आ गया। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। या सो इस ट्री के अंदर हमारे पास 3 जो है वो जगहों पे जाके हम बेस केस हिट करेंगे, एक 9 पर, एक 15 पर और एक 7 पर, क्योंकि इन तीनों के आगे हम नहीं जा सकते। तो किसी भी ट्री के अंदर बेस केस आप तब हिट करते हैं जब आपके पास नल नोड आ जाता है, ठीक है, वहां से आप पीछे मुड़ जाते हो। तो अब वो चाहे 3 नोड हों, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, वो आपके बेस केसेस होते हैं सारे, ठीक है। तो कोड में लिखते वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि 9 पे पहुंचो तो वापस मुड़ जाओ, कोड में आप ये लिखेंगे इफ यू आर एट नल गो बैक, ठीक है, दैट इज योर बेस केस। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए। तो अब जो है वो हम लोग इसको थोड़ा सा लिखना शुरू करेंगे। मैंने कुछ ज़्यादा ही मिटा दिया, मैं इसको दोबारा, मैंने जो छोटे हिस्से किए थे वो बना देती हूँ ताकि याद रहे। तो ये मेरे रिकर्सिव केस चल रहे हैं सारे, ठीक है। पहले मैं ये ब्लू वाले पूरे के पूरे ट्री से मैंने उठा के पिंक वाले 2 छोटे हिस्सों में किया, फिर पिंक वाले हिस्से को उठा के ऑरेंज हिस्सों में किया। दिस इज माय रिकर्सिव केस। अब मैं राइट साइड पे जो है वो अपना अच्छा मैम मरियम, मैं यहाँ पे एक चीज ना अपनी खुद की क्लैरिटी के लिए पूछना चाह रही थी
कि अब यहाँ पे क्योंकि हम मैम शायद बेस केस में कंफ्यूज हो रही है, यहीं पे हमें पता चलता है कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि ये जो है वो दूसरा है। क्योंकि जो हमने कल एग्जांपल की थी वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की आई गेस थी शायद एग्जांपल, क्योंकि उसके अंदर फिर हमारे पास बेस केस एक ही जाके स्टॉप हो गया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन, ये देखें, तीन नोड्स पे जाके जीरो लीफ जो सी है वो उसकी वैल्यू जीरो, आगे चाइल्ड जो है वो जीरो हो रहा है, नल हो रहा है। तो इसकी वजह या उससे हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे एक रिकर्जन नहीं हो रही बल्कि मल्टीपल रिकर्जन हो रही हैं, कि वो 9 पे जा रहा है, 9 पे जाके चेक कर रहा है, फिर उसकी वो खत्म हो गई। अब एक ये रिकर्जन तो इसकी यहाँ तक खत्म हो जाएगी, वापस अपनी रूट नोड पे जाएगा, लेकिन फिर नेक्स्ट जो सी है वो उसकी रिकर्जन शुरू हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस कि वो अपनी बेस केस को जाके टच कर ले। क्या ये मेरी सही है अंडरस्टैंडिंग? यस एग्जैक्टली, यू कैन सी कि मल्टीपल पाथवेज है ना, यहाँ से आप 3 से 2 जगह जा सकते हैं। अगर आप लिंक लिस्ट देखें तो वहाँ एक ही डायरेक्शन होती है, अगली नोट नेक्स्ट इसीलिए लिखते हैं हम, राइट। इसमें 3 के नेक्स्ट में 2 नोट्स पड़ी हुई हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। तो मल्टीपल पाथवेज हैं, पूरा नेटवर्क बना हुआ है। इट्स मोर कॉम्प्लेक्स देन अ सिंपल सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसलिए जो जी, है वो ये नहीं है कि आप एक ही डायरेक्शन में चलते जाओ तो आपका बेस केस आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में मुख्तलिफ बेस केसेस आ रहे हैं। क्योंकि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो इसीलिए फिर यहाँ पे रिकर्जन भी जो सी है वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल है, वो वाली मल्टीपल साइड्स में यस रिकर्जन हो रही है। यस, आप जितनी डायरेक्शंस में जाओगे हर डायरेक्शन में आपको एक बेस केस मिलेगा। ओके, सो सर हमजा, हमारे पास टाइम है या हम सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे? मैम आई थिंक हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। ओके, वैसे आई थॉट 6 बजे तक होता है टाइम। है तो सही है, क्लास एक और ओके, हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सर हमजा आएंगे तो ही विल क्लैरिफाई इट। वैसे पिछले 1-2 सेशंस 6 बजे तक गए तो आई थॉट कि 2 घंटे का लाइक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई वांटेड कि मैं इस क्वेश्चन को एटलीस्ट कंक्लूड कर दूं, ताकि ये ना हो कि हम फिर से यही चीज़ रिवाइज कर रहे हो तो वो भूल भी जाता है। ओके, सो मैं इसको बस थोड़ा सा काम रह गया। अब जो रिकर्जन मैंने आपको समझा दी है किस तरह होगी, और बेस केस भी आपको समझ में आ गया। रिकर्सिव केस और बेस केस का डिफरेंस भी आई होप क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ तो इसको खुद भी सर्च कर लें। हम इनको जो है वो नेक्स्ट सेशन में भी या आने वाले सेशंस में कवर करते रहेंगे, जब हम इसके एल्गोरिथम्स देखेंगे ट्रीज और ग्राफ्स के, तो उस वक्त भी आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो खुद से अपने एंड पे भी आप देख लें, गूगल कर लें, सिंपल क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज रह गई इस क्वेश्चन में, वो कॉल स्टैक है। रिकर्जन में यू नो कि कॉल स्टैक बनता है, राइट। तो मैं आपको बस वो बना के दिखाना चाह रही हूँ कि लाइक जो हम प्रोग्राम को रन करेंगे वो किस तरह होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टैक बना लेती हूँ एंड इसके अंदर अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन डालूंगी। सो रिमेंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या आई थी, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो इसका मतलब है कि उसने हमें जो है वो इधर 3 से स्टार्ट करवाया, अभी हम 3 पे खड़े हैं, दिस इज द रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम खड़े हुए हैं रूट पे, इसको मैं रूट लिख देती हूँ। रूट क्या है हमारी, 3 है। तो अभी मैं रूट पे खड़ी हूँ, मैं उसको अब रिमेंबर मैंने कहा था मैं 3 के आगे से लेफ्ट और राइट 2 हिस्सों में डिवाइड करी हूँ। अब मैं 3 पे खड़ी हूँ, मैं 3 से कहूंगी कि भाई अपने लेफ्ट पे जाओ और बताओ क्या है। ठीक है, तो अभी वो लेफ्ट पर आ जाएगा, वो मुझे कहेगा कि लेफ्ट पे जो है वो 9 है। तो अब मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा स्टैक बिल्ड हो रहा है। तो अब अगर मैं 9 पे खड़ी हूँ तो मैं 9 को अपना रूट या अपना पेरेंट कंसिडर करूंगी। ठीक है, मैं 9 पर आ गई हूँ, अब मैं 9 के ऊपर सेम मैक्स डेप्थ का फंक्शन लगा रही हूँ, तो मेरा स्टैक बिल्ड हो जाएगा। मैं अब इधर नहीं खड़ी हुई जहाँ पे रूट 3 थी, अब मैं इधर खड़ी हुई हूँ जहाँ पे रूट जो है वो 9 है। ठीक है, तो ये मेरा स्टैक बिल्ड हो रहा है। अब मैं 9 पे खड़ी हुई हूँ, मैं 9 के ऊपर यही सेम फंक्शन अप्लाई करूंगी, इससे पूछूंगी कि भाई आपके लेफ्ट पर क्या है, तो वो कहेगा कि लेफ्ट पे तो मेरे नन है। ठीक है, तो ये अभी मैं इसके लेफ्ट पे चली गई, इधर मैं लिख भी देती हूँ, इसका लेफ्ट जो है वो नन था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है, नहीं हो तो किसी भी पॉइंट पे इंटरप्ट करके पूछना है। ठीक है, तो अब ये वाला नन इधर मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैंने इसको रिमेंबर बेस केस में कहा था कि जब भी नन देखो वापस मुड़ जाओ, वहां पे नहीं जाना। ठीक है, तो ये बेस केस हिट हो गया। तो अब मैं इधर एक सिंपल काम करूंगी, बिकॉज रिमेंबर क्वेश्चन में लिखा था रिटर्न नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, मुझे सिर्फ पाथ नहीं देखना कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही, मुझे नंबर्स भी कैलकुलेट करने कि मैं जिस पाथ पे जा रही हूँ उस पर कितनी नोड्स हैं। राइट, मुझे मैक्सिमम नोड्स रिटर्न करवानी थी, तो मैं नोड्स भी गिन रही होंगी साथ साथ। तो मैं जैसे ही बेस केस हिट करूंगी ना,
तो मैं दो काम करूंगी, एक तो मैं वापस पीछे जाऊंगी बिकॉज बेस केस पे आपने पीछे जाना होता है, दूसरा मैं कहूंगी कि यहाँ से 0 रिटर्न करवा यहाँ से। ठीक है, तो रिमेंबर मैंने कहा था लेफ्ट और राइट दोनों को मैं जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करवा रही हूँ। तो मैं जब बेस केस पे हिट करूंगी, यहाँ तो कोई नोड ही नहीं है ना, तो मैं उसको बोलूंगी 0 रिटर्न करा दो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 0 रिटर्न हो गया, फिर मैं आ गई वापस यहाँ पर। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, ये वाला मैंने काम सारा कर लिया। और ये 0 जो है मैं इधर लिख रही हूँ जस्ट टू शो कि मेरे लेफ्ट, मैं 9 के लेफ्ट पे गई थी, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला था, मैंने 0 रिटर्न करा दिया। अभी मैं 9 पे खड़ी हूँ, यू कैन सी के स्टैक में मेरा 9 पड़ा हुआ है रूट। तो अब मैं 9 के राइट पे जाऊंगी, अब मैं 9 से पूछूंगी कि आपके राइट पे क्या है। ठीक है, तो वो कहेगा मेरे राइट पे जो है वो नल है, यहाँ इसके राइट पे भी कुछ नहीं है एज यू कैन सी। तो सेम वही चीज होगी, मैं इसके नल पे जाऊंगी, मेरा बेस केस हिट हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी और उसको भी बोलूंगी कि 0 रिटर्न करा दो कि यहाँ पे मुझे कोई नोड ही नहीं मिली सिरे से, राइट, 0 नोड्स। तो मैंने यहाँ पे भी 0 रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो अब मेरा 9 भी सॉल्व हो गया, क्योंकि 9 के दोनों मैंने वो रिटर्न करवा दिए। अब यू रिमेंबर कि मैंने कहा था जब भी मेरा कोई सब ट्री बनेगा लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम जो है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट और राइट मैंने कहा था मैक्सिमम रिटर्न होगा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट मैक्सिमम रिटर्न होगा। तो ये जो मेरा मैंने सब ट्री इधर बनाया था इसका भी लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम रिटर्न कराऊंगी। लेफ्ट 0 है, राइट भी 0 है, तो 0 ही रिटर्न होगा दोनों का, अगर आप मैक्सिमम ले तो 0 आता है। तो 9 के ऊपर भी मैं 0 दिस इज बेसिकली कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, दोनों 0 है, मैक्सिमम 9 भी 0 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है कि मैं 0 कहाँ से ला रही हूँ, क्या हो रहा है? तो ये पूछ लें आप लोग। मैम बस ये बता दें कि 9 को 0 कैसे किया, बाकी नल वाला मुझे समझ आ गया सारा। ओके इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स हम देख लेंगे। बेसिकली आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 9 के नीचे जो है वो कोई और नोड्स मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम 0 पे खड़े हैं। बेसिकली मैक्स डेप्थ इस वक्त 0 है हमारी। जी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आई होप इसीलिए आपने क्वेश्चन किया होगा बिकॉज यहाँ पे मैंने गलती की है। ठीक है, तो द मिस्टेक इज कि इस वक्त मैं 9 पे खड़ी हुई हूँ, यू कैन सी मेरा कॉल स्टैक जो है वो इस वक्त 9 पे मौजूद है, ये 9 है, राइट। तो अगर मैं 9 पे खड़ी हुई तो इसका मतलब है एक नोट तो बन रही है ना मेरी, 9 वाली नोट। 9 के नीचे कुछ नहीं है, वो सब तो 0 है, लेकिन 9 पे तो एक नोट बन रही है ना, विच इज 9 वाली नोट। तो इस पूरे ये जो स्टैक का ये वाला पोर्शन है, ये वाली जो लाइन है, इसको 1 रिटर्न करवाना चाहिए, लेकिन ये 0 रिटर्न करवा रहा है। तो डू यू सी अ प्रॉब्लम हियर कि मैं नीचे वाली चीजें कैलकुलेट कर रही हूँ तो उससे मेरे पास कम आ रही है नोट्स, राइट। अगर मैं 9 पे खड़ी हूँ तो उसके नीचे तो चलो कुछ नहीं है, वहां से तो 0 आ रहा है, लेकिन 9 इटसेल्फ एक नोड है ना, उसको 1 रिटर्न कराना चाहिए कि हाँ एक नोड है इस वक्त मेरे पास, तो वो तो 0 रिटर्न करवा रहा है। तो देर इज अ प्रॉब्लम हेयर, मुझे जो है वो एक नोट कम रिटर्न हो रही है, यानी कि जिस लेवल पे मैं खड़ी हुई हूँ उस लेवल की नोट्स काउंट नहीं हो रही है। उसके नीचे वाली तो मैं कर रही हूँ रिकर्जन करते करते, वो तो मेरे पास 0 आ गई, लेकिन जिस लेवल पे मैं खड़ी हूँ वो नोट में काउंट नहीं कर पा रही। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी इसको मैं साइड पे रखती हूँ, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, जब मैं आगे चलूंगी तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरह क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास इस वक्त जो इन दोनों का मैक्सिमम था, 0 और 0 का मैक्सिमम, वही हमने 9 के पास ऊपर रिटर्न करा दिया, तो वो भी 0 हो गया। अब हम 9 से जो है ये पूरी लाइन हमारी जो है वो सॉल्व हो गई, ये रिकर्सिव केस जो था हमने सॉल्व कर दिया। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ और हम लोग और नीचे आ जाते हैं, वापस 3 पे चले जाते हैं। तो यू कैन सी कि मैं स्टैक बिल्ड करती जा रही हूँ और उसको रिजॉल्व भी करती जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं वापस रूट 3 पर आ गई। ऊपर उसके नीचे लेफ्ट साइड पे जितना कुछ था ये सारा 9 और नीचे पीछे ये सब मैंने जाके देख लिया, वहां से मेरे 9 के ऊपर 0 रिटर्न आ गया। अब मैं 3 पर है, अब 3 का मैं बोलूंगी कि अच्छा अब अपना राइट बताओ। तो ये इसको मैंने कर लिया था, यहाँ से मेरे पास 0 आया था लेफ्ट से, अब मैं इसके राइट पे जाती हूँ, यहाँ से आ रहा है मेरे पास 20। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट फॉलो मी कि मैं कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ, तो आप मुझे इंटरप्ट करके प्लीज़ पूछ लें। ठीक है, अब मैं 20 पे जाऊंगी, अब मैं तो इधर मेरी रूट जो है वो 20 कंसिडर हो गया, मैं 20 पे खड़ी हूँ। ठीक है, तो लेट मी रिमूव दिस, ये सारा मेरा हो गया, यहाँ पे भी नहीं हूँ, अब मैं यहाँ 20 पे खड़ी हूँ। ठीक है, अब मैं 20 को बोलूँगी कि अपने लेफ्ट पे जाओ, 20 कहेगा कि मेरे लेफ्ट पे 15, तो अब मैं चली जाऊंगी 15 पे, बिकॉज ये नल नहीं है ना, नल होता तो मैं जाती ना 0 वहीं से बेस केस रिटर्न करवा देती, लेकिन ये 15 है, नल नहीं है, तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। अब मैं आ जाऊंगी यहाँ 15 पर। तो यू कैन सी कि मेरा रिकर्सिव केस कैसे बिल्ड हो रहा है, राइट। मैं अपने
जो इनपुट लेती जा रही हूँ उसके डेप्थ में जाती जा रही हूँ, यानी उसको छोटा करती जा रही हूँ, अपने ट्रीज को छोटा करती जा रही हूँ। पहले मैं सिर्फ 3 पे खड़ी हुई थी, पूरा ट्री मुझे देखना पड़ रहा था, फिर मैं 20 पे आई, फिर मुझे सिर्फ 20 के चिल्ड्रन देखने पड़ रहे हैं। अब मैं 15 पर आ गई हूँ, तो सिर्फ मैं 15 के चिल्ड्रन को कंसिडर करूंगी। तो इस तरह से मेरा ट्री जो है वो सब ट्री में डिवाइड होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, अब मैं 15 पे खड़ी हुई हूँ, इससे बोलूंगी कि भाई अपने लेफ्ट पे जाओ, तो वो कहेगा मेरे लेफ्ट पे तो नल है, एंड यू रिमेंबर नल से 0 रिटर्न होता है, तो इसके ऊपर मैं 0 रिटर्न, तो 0 लिख रही हूँ। इसी तरह मैं 15 के राइट पे जाऊंगी, 15 के राइट पे भी नल है, कुछ नहीं मौजूद, तो बेस केस हिट हो जाएगा, यहाँ से भी 0 रिटर्न हो जाएगा। एंड एज ए सेड, इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे हम, 0 और 0 का मैक्सिमम अगेन 0 होता है, वही मेरे रूट पर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 लिखा हुआ है। ठीक है, एंड दिस मेक सेंस, 0 के नीचे 15 के नीचे कोई भी नोड नहीं है, तो वो 0 ही बोलेगा। ठीक है, तो ये वाली पूरी लाइन जो है वो मेरी रिजॉल्व हो गई। इसको मैं मिटा देती हूँ, वापस नीचे वाले कॉल पर आ जाती हूँ, वापस यहाँ पर। ये फिर एल इज इक्वल, लेफ्ट इज इक्वल टू 15, इसको मैंने 0 रिटर्न करवा दिया था, तो 20 का लेफ्ट चाइल्ड मैंने एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं 20 के राइट चाइल्ड पे जा रही हूँ, वहाँ है 7। तो अब मेरी रूट नोड, अब मैं 7 पे खड़ी हूँ यहाँ पर। अब मैं इसके जो है वो लेफ्ट एंड राइट एक्सप्लोर करूंगी, तो इसका लेफ्ट भी मुझे 0 रिटर्न करवाएगा, राइट, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और इसके राइट में भी 0 आ जाएगा। इन दोनों का मैक्सिमम 0 होता है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, 20 पे भी 0 आ जाएगा। सो यू कैन सी के ये मसला क्रिएट हो रहा है ना, जो मेरी मतलब मैं जिस नोट पे खड़ी हुई हूँ उसको मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ, उसके नीचे वाले तो मैं कर रही हूँ कि हाँ 15 के लेफ्ट और राइट पे कुछ नहीं है, वो सब 0 हो गया, लेकिन उसकी वजह से 15 भी 0 हो जाता है। 15 को तो काउंट होना चाहिए ना, इसी तरह पीछे मैं 9 को नहीं काउंट कर पाई, फिर मैं 7 को नहीं काउंट कर पाई। मतलब हो ये रहा है कि चिल्ड्रन तो मैं काउंट सही कर रही हूँ, वो अगर है ही नहीं तो ठीक है, मैं नहीं काउंट कर रही, लेकिन जिस नोट पे मैं खड़ी हुई हूँ उसको मैं काउंट नहीं कर पा रही। तो इसका क्या हल हो सकता है, कोई बताएगा? या किसी को प्रॉब्लम ही ना समझ में आई हो कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी बता दो। हमें साथ में कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहिए जो कि काउंट भी करता जाए, जैसे काउंटर वेरिएबल होता है जब हम विजिट यस, करें। हम ये कर सकते हैं। और कोई आइडियाज? मैम इसके अंदर तो सिंपल तो होगा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग तो आखिर में इसको तो कर देंगे, एक इसमें ऐड कर दें, +1 कर दें। या हम +1 कर दें, सो ये वाला सोल्यूशन कि हम +1 कर दें, और वो जो अभी मैम ने कहा कि हम काउंट कर लें, ये एग्जैक्ट सेम सोल्यूशन। द ओनली डिफरेंस इज कि +1 जो है वो हमेशा +1 ही काउंट होता है, इसके अलावा आप कुछ काउंट कर ही नहीं सकते, लाइक आप कुछ ऐड कर ही नहीं सकते इसके अलावा, बिकॉज लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ, दिस इज अ पेरेंट, और मैं इसके 2 चिल्ड्रन बना रही हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मैं खड़ी हुई हूँ पेरेंट पे, चिल्ड्रन तो मैंने काउंट कर लिया कि भाई कुछ भी नहीं है या जो भी है, लेकिन पेरेंट नहीं काउंट कर पा रहे, यानी चिल्ड्रन मेरे पास 2 आ रहे थे और पेरेंट नहीं काउंट हो रहा था। तो पेरेंट कितने हैं इन दो जो चिल्ड्रन है मेरे पास, इनका एक ही पेरेंट है ना, किसी किसी भी 2 चिल्ड्रन का एक ही पेरेंट होगा, बाइनरी ट्री है, 2 चिल्ड्रन होंगे एक पेरेंट होगा, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होंगे और एक पेरेंट होगा। तो हमेशा अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं 1 ही ऐड करूंगी, कि जिस नोड पे मैं खड़ी हुई हूँ वो एक ही नोड है ना, एक टाइम पे मैं 2 नोट्स पे तो नहीं खड़ी हो सकती, और मैं पेरेंट को नहीं काउंट कर पा रही, चिल्ड्रन को कर रही हूँ, तो पेरेंट एक ही है, 1 प्लस कर दो तो वो चीज कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है कि प्रॉब्लम क्या थी और उसको हमने सॉल्व किस तरह किया? मैम एक दफा रिपीट कर दें। ओके, सो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लेट्स से मैं 9 पे खड़ी हूँ, ठीक है, 9 के लेफ्ट पे भी कुछ भी नहीं है और राइट पे भी नल है। ठीक है, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, और मेरा जो रिकर्शन का फंक्शन है मैक्स डेप्थ, वो 9 पे खड़े होके ये पूछ रहा है कि आपके नीचे जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो बताएं आप। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स या मैक्सिमम डेप्थ जो भी है वो बताएं। तो 9 कहेगा मेरे नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है। ठीक है, वो क्योंकि इधर भी कुछ भी नहीं है और इधर भी कोई नोड नहीं है, तो वो कहेगा 0 है, लेकिन 0 इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज 9 खुद तो है ना। अगर मैं 9 पे खड़ी हुई हूँ तो मेरे पास एक नोड तो है ना, उसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन 9 इटसेल्फ तो काउंट करना चाहिए ना मुझे, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, राइट? राइट।
तो इसलिए मैं क्या करूंगी कि जब उसके चिल्ड्रन में काउंट कर लूंगी ना, जैसी ये वाली सारी जब मेरी रिकर्जन कंप्लीट होगी, ये जो भी आंसर रिटर्न होगा ना, इसमें मैं सिंपल +1 कर दूंगी कि नीचे का आपने यहाँ पर काउंट कर दिया और आप अपने आप को इस +1 में काउंट कर लो, जहाँ खड़े हुए वो +1 में आ जाएगा और नीचे जितने थे वो उससे पहले जो भी नंबर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 20 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं 20 पे खड़ी हुई हूँ और मैं 20 से पूछती हूँ कि आप अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड बताओ, तो 20 कहेगा कि लेफ्ट पे जो मेरी डेप्थ है वो 1 है, बिकॉज एक ही नोड है लेफ्ट पे, ठीक है। और राइट पे जो मेरी डेप्थ है वो भी 1 है, तो मैं इधर 1+1 कर रही हूँ, ठीक है। अब और मैं 20 पे खड़ी हूँ, तो ये तो मुझे कह रहा है कि 2 नोड्स है मेरे पास, लेकिन असल में तो 3 है ना, यहाँ 20 इटसेल्फ भी तो है। मैं जिस नोड पे खड़ी हुई हूँ उसको भी तो काउंट करना है ना मुझे, अपनी जो भी मैं लेंथ, जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर रही हूँ सब ट्री के अंदर। जैसे ये जो पिंक सर्किल के अंदर सब ट्री बना हुआ है, इसके अंदर 3 नोड्स हैं, मैं उनमें से एक में खड़ी हुई हूँ, उसके नीचे वाली 2 तो मैं काउंट कर पा रही हूँ, लेकिन वो इटसेल्फ नहीं काउंट कर पा रही। यानी 20 के नीचे तो मुझे पता है कि 2 नोड्स आ गई, वो तो मैंने उससे पूछ लिया कि लेफ्ट और राइट पे कितनी है, उसने मुझे बता दिया, लेकिन 20 इटसेल्फ को भी तो काउंट करना है। तो मैं सिंपल एक ऐड +1 कर दूंगी इसमें, तो उससे जिस नोट पे मैं खड़ी हुई हूँ वो भी काउंट हो जाएगी, और टोटल मेरे पास जो है वो 3 काउंट हो जाएगा, जैसे आना चाहिए। यू कैन सी कि जो पिंक में जो पिंक सर्किल के अंदर मेरे पास 3 नोड्स हैं, तो ये तीनों काउंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। 15 पे कैसे काउंट करेंगे? ओके, इफ यू आर स्टैंडिंग एट 15, तो आप 15 से पूछेंगे कि भाई आपके लेफ्ट पे क्या है और राइट पे, मतलब कितनी नोड्स हैं, ठीक है। 15 कहेगा कि मेरे लेफ्ट पे 0 नोड है और मेरे राइट पे 0 नोड है, तो मैं इधर जो है ना वो अगर मैं 15 की काउंट कर रही हूँ ना, तो मैं कहूँगी कि अच्छा 0 है लेफ्ट का, 0 है राइट का। अब मैं 15 पे खड़ी भी हूँ, तो इसका मतलब है मुझे 15 को भी कंसिडर करना है, मैं सिर्फ उसके नीचे वाली तो मैंने कर ली सारी लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन करके, 15 इटसेल्फ को भी तो काउंट करना है ना, तो मैं इसमें सिंपल एक +1 कर दूंगी कि जिस नोट पे मैं खड़ी हुई हूँ वो भी काउंट हो जाए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं 15 पे खड़ी हूँ तो मैक्सिमम डेप्थ इस ट्री की जिसमें 15 पेरेंट है, उसकी मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स उसके अंदर 1 है, ठीक है। इसी तरह सेम एग्जैक्ट चीज मैं 7 पे करूंगी। अगर मैं 7 को पेरेंट बना लूं और उसके चिल्ड्रन पेरेंट्स सब काउंट करके मेरे पास जो मैक्सिमम नोड्स आएंगी वो 1 आएगी, विच इज 7 इटसेल्फ, बिकॉज उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर मैं 20 पे खड़ी हुई हूँ, तो उस 20 मेरा पेरेंट है, तो इस पेरेंट को मिला के और इसके 2 चिल्ड्रन को मिला के मेरे पास टोटल नोट्स 3 बननी चाहिए। तो 20 पे खड़े होके वो मुझे अपने चिल्ड्रन तो गिनवा देगा, लेकिन खुद को नहीं गिनवाएगा, तो उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा +1 करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं 3 पे खड़ी हुई हूँ, तो वो मुझे 9 और 20 बता देगा, फिर मैं 9 पर जाऊंगी, उससे चिल्ड्रन पूछूंगी, नहीं है तो नहीं काउंट करूंगी, बट मुझे 9 को तो काउंट करना है ना। इसी तरह फिर मैं 20 पे जाऊंगी, उसके सब ट्रीज में जाऊंगी, तो मुझे एक एक नोड का हिसाब रखना है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है जब हम रिकर्जन का फंक्शन कर रहे हैं कि जिस नोड पे आप खड़े हुए वो उसको काउंट नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ चिल्ड्रन काउंट कर रहा है, तो हमें चिल्ड्रन भी काउंट करना है और वो पेरेंट नोड भी काउंट करनी है जिसमें हम खड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा +1 करते हैं। तो अगर मैं ये सारा कुछ जो है वो आप लोगों को ये 0 0 हटा दूं मैं, और हम इसको दोबारा से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखें, दोबारा हम जो शुरू पे हम गए थे 3 से 9 पे गए थे, तो 9 से हमने जब इधर पूछा कि भाई आपके ये हम 3 से जो है ये 9 पे लेफ्ट पे गए थे, तो हमने इससे पूछा था कि आपके लेफ्ट और राइट पे कितनी नोड्स हैं, तो उसने कहा 0 0 नोड्स हैं, तो हमने उसके आगे 0 0 लगा दिया था। तो उसके साथ +1 भी करना है, बिकॉज 9 इटसेल्फ को भी काउंट करना है। तो 9 पे जब खड़े होके पूछेंगे तो हमें 0 नहीं बताएगा, वो हमें 1 बताएगा। वो कहेगा कि अगर आप 9 पे खड़े हुए हैं एंड 9 इज योर पेरेंट, तो आपके पास टोटल 1 नोड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 आती है। तो इस 1 को जो है वो हम इधर इस फंक्शन में रिटर्न करवा देंगे। हम कहेंगे कि भाई 9 से पूछो तो वो 1 नोट गिनवा रहा है, ठीक है, ये हमने सेव करके रख दिया अपने कॉल स्टैक के अंदर। फिर हम जाएंगे 3 के राइट चाइल्ड पे 20 के पास, फिर हमें पता है कि उसके आगे भी 3 चल रहा है, तो 20 के लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे 15 के पास, 15 से भी एग्जैक्ट वही पूछेंगे कि अपने चिल्ड्रन गिनवाओ, तो वो कहेगा 0 चिल्ड्रन है, तो हम कहेंगे ठीक है, लेकिन क्योंकि आप इटसेल्फ एक हो
तो आप भी जो है वो 1 रिटर्न करवाओ, ठीक है। इसी तरह 7 भी हमें 1 रिटर्न करवाएगा। ये एवरी सिंगल नोड इज रिटर्निंग कि अगर वो खुद पेरेंट बन जाए तो उसको मिला के और उसके चिल्ड्रन को मिला के कितने नोड्स बन रहे हैं टोटल, ठीक है। तो लीफ नोड्स 1 ही रिटर्न करवाएंगे ना, बिकॉज उसके उनके नीचे कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ खुद को काउंट करके बताएंगे, तो वो 1 आंसर आ जाएगा। जब हम 20 के पास जाएंगे, तो ये हमने 7 वाला कर दिया। अब हम 20 के पास जा रहे थे, यहाँ से यू कैन सी मैंने 15 से भी 1 रिटर्न करवाया और 7 से भी 1 रिटर्न कराया। अब हम 20 के पास आएंगे तो हम उससे बोलेंगे कि अपना ये 15 और 7 दोनों चिल्ड्रन का मैक्सिमम दो, वो 1 दे देगा। उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, 20 इटसेल्फ को भी ऐड करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो r इज इक्वल टू, अगर हम रूट नोट 20 कंसिडर करें, यानी ये पूरा जो पिंक सर्किल है इसके अंदर जो कुछ है ये सब कंसिडर करें, तो हमारे पास 3 आंसर बन रहा है, सॉरी 2 आंसर बन रहा है। 1 उसके नीचे का और 1 वो खुद, तो 2 आंसर बन रहा है। तो किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन है? आई फील लाइक मैंने बहुत इधर उधर करके समझा दिया। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ लें। ओके, तो अभी हमने जो है इस लाइन को भी पूरा क्लियर कर लिया। हमने 20 को रूट नोट कंसिडर करके पता लगा लिया है कि भाई अगर हम रूट नोट 20 है तो उसको मिला के नीचे का सारा मिला के कितनी नोट्स बन रही है, वो हमारे पास 2 बन रही है, सही है। तो नाउ हियर अगेन नोटिस, टोटल नोट्स 3 हैं लेकिन डेप्थ 2 है 20 को मिलाकर, ठीक है, क्योंकि आप अब लेकिन 20 पे खड़े थे लेकिन ना। मैम आपने अभी ये कहा था कि ये 3 ही बन जाएगी, मतलब या 20 यार मिला के वही तो मैं 3 वही मैं ही समझा बनेगी। रही हूँ। देखें यहाँ पर एक चीज ये है कि टोटल नोट्स कितनी बन रही है, वो इस पिंक सर्किल के अंदर हमारे पास 3 बन रही है। लेकिन यहाँ पे टोटल नोड्स नहीं पूछी हुई, यहाँ पे इन्होंने पाथ पूछा हुआ था, रूट से लीफ का मैक्सिमम डेप्थ वाला पाथ पूछा हुआ था। तो अगर आप 20 पे खड़े हुए हो तो या तो आप 7 की तरफ जाओगे या 15 की तरफ जाओगे, आप दोनों साइड नहीं जा सकते, आपको एक पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। आप लीड कोड को ये नहीं कह सकते कि दोनों पाथ में दोनों एजेस मिलाकर जो है वो मैक्सिमम डेप्थ क्या बन रही है। मैक्सिमम डेप्थ का मतलब है आप एक स्पेसिफिक पाथ पे चल रहे हो और उस पाथ पे मैक्सिमम नोड्स होनी चाहिए। तो आप 20 से एक डायरेक्शन में जाओगे, आप लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, तो आपको एक ही नोड कंसिडर करनी है। इसीलिए तो मैं मैक्सिमम ढूंढ रही थी दोनों का, कि 15 से जो आंसर आ रहा है और 7 से जो आंसर आ रहा है, इन दोनों का मैक्सिमम मुझे बताओ, क्योंकि मैं उस पाथ पे जाऊंगी, मैं दोनों पे नहीं जा सकती। ये जो मैंने इधर ये पेरेंथीसिस लगाए में 7 का 1 और 15 का 1, ये पेरेंथीसिस मतलब मैक्स फंक्शन है कि ये 15 का 1 है, ये 7 का 1 है। मैं पूछ रही हूँ कि इन दोनों में से मुझे मैक्सिमम बताओ कौन सा वाला पाथ है, कौन सा ऐसा पाथ है लेफ्ट और राइट में से जिस पे मुझे मैक्सिमम नोड्स मिलेंगी। मैं वो पाथ सिलेक्ट करूंगी, बिकॉज उससे मुझे जो डेप्थ है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी मेरी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता 15 के नीचे एक और नोड खड़ी हुई होती जिसमें 3 होता, तो ये इस वाले पाथ में ज्यादा नोड्स है ना, 20 से 15 जाओ, 15 से 3 जाओ, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा नोड आ गई तो यहाँ पे ये 2 हो जाता, फिर मैं इसको सिलेक्ट करती मैक्सिमम, राइट। तो मैं 20 पे खड़ी हूँ, मेरे पास ऑप्शंस 2 हैं, जाऊंगी मैं एक ही रास्ते पे, तो मुझे वो वाला रास्ता चाहिए जहाँ पे ज्यादा नोड्स हो। इस केस में कोइंसिडेंटली दोनों में सेम अमाउंट ऑफ जो है वो सेम लेंथ है पाथ्स की, सेम अमाउंट ऑफ नोड्स हैं दोनों पाथ्स में, तो इसलिए मैं किसी में भी चली जाऊँ वो सेम ही हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं दोनों में जा रही हूँ तो मैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स नहीं काउंट कर सकती। मैं जो इधर रिटर्न कराऊंगी 20 पे, वो पाथ की लेंथ रिटर्न करवा, यानी जो भी पाथ में ले रही हूँ उस पाथ पे कितने नोड्स हैं ये मैं रिटर्न करा रही हूँ, टोटल नहीं रिटर्न करवा रही हूँ। तो अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ओके, आई आई एम अज्यूमिंग कि क्लियर हो गया। तो 20 से मुझे 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 से मुझे 1 रिटर्न हुआ है। अब मेरे पास जो है वो यू कैन सी कि मैंने अपना रिकर्सिव केस किस तरह बिल्डअप किया। मैं रूट से नीचे गई, ठीक है, और जहाँ पे मुझे और रास्ता मिलता जाता था मैं जाती जाती थी, नोट्स काउंट करती जाती थी, ठीक है। फिर जहाँ पे मेरे पास 2 डाइवर्जेंट पाथ्स आ जाते थे वहाँ पे मैं दोनों का मैक्सिमम निकाल रही हूँ कि कौन सा पाथ ज्यादा लंबा है, उस वाली नोट को काउंट करूंगी। फिर जो भी मैक्सिमम आ रही थी उसके बेस पे मैं अपने करंट नोट का हिसाब रख रही थी पाथ का, और इस तरीके से जो भी मैक्सिमम बन रहा है। अब देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, 9 और 20 दोनों 3 के चिल्ड्रन है, लेकिन अगर मैं 3 पे खड़ी हूँ तो मुझे वहां जाना है जो ज्यादा चिल्ड्रन दे रहा है, क्योंकि जिस पाथ पे ज्यादा नोट्स आ रही है, क्योंकि मुझे मैक्स डेप्थ चाहिए।
राइट। तो मैं कहाँ से पे जाऊंगी अगर मैं 3 पे खड़ी हूँ? मैम आप राइट साइड पे जाएंगे। यस एग्जैक्टली, मैं 20 की साइड पे जाऊंगी बिकॉज वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको 2 और नोट्स दे सकता हूँ, लेकिन 9 कह रहा है कि मैं आपको सिर्फ एक दे सकता हूँ। तो मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं 22 नोट्स की तरफ जाऊंगी, ये मेरी मैक्स डेप्थ होगी। ठीक है। तो अगर मैं 3 पे खड़ी हूँ तो मैं पहले जाऊंगी 2 पर, और 2 से आप 7 चले जाओ या 15 चले जाओ, तो आपकी मर्जी है, दोनों सेम लेंथ है, लेकिन दोनों नहीं जा सकते, एक ही जगह जाओगे, या 20 से 7 जाओगे या 20 से 15 जाओगे। तो इन ईदर केस आपके पास टोटल कितनी बन जाएंगी इस पाथ पर, ये जो भी आप रास्ता ले रहे हो। ये बहुत खिचमिच हो रही है बट आई होप यू गेट इट। 3 20 15 कर लूँ मैं, या तो ये वाला पाथ ले लूँ, 3 से 20 पे जाऊँ और 15 पे जाऊँ, या फिर 3 से 20 पे जाऊँ और फिर 7 पे जाऊँ। इन ये वो दोनों पाथ्स की सेम लेंथ है, दोनों मुझे मैक्सिमम डेप्थ दे रहे हैं। यही 3 जो है वो मैंने एंड में रिटर्न कराना है, और ये भी सेम उसी तरह होगा कि वेट अ सेकेंड, ये 20 पे मेरे पास जो है वो 2 नंबर ऑफ नोट्स रिटर्न हो रही हैं, 9 पे 1 हो रही है। मैं 3 पे खड़े होकर ये पूछूंगी कि मैक्सिमम कहाँ से आ रही है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? तो वो बोलेगा राइट साइड से, ये 2 से, तो मैं कहूँगी इसको ले लो, मैक्स ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट, तो मेरे पास राइट आ जाएगा। ठीक है। इसको 2 को लेके इसमें +1 कर दूंगी। रिमेंबर जो हम +1 कर रहे थे इटसेल्फ, ये 3 को काउंट करने के लिए, जिस नोट पे खड़े हैं उसको भी काउंट करना है। ठीक है। तो ये फाइनल आंसर यही वाला बन जाएगा, या तो आप ये पास ले लो 3 नोट्स का, या तो आप ये पाथ ले लो 3 नोट्स का। ठीक है। तो कॉल स्टैक मैं इतना बिल्ड नहीं कर सकी, इफ यू वांट तो मैं इसको पाइथन ट्यूटर पे विजुअलाइज करवा देती हूँ, लेकिन पाइथन ट्यूटर इट्स अ गुड टूल फॉर विजुअलाइजिंग कोड, लेकिन ये लिंक लिस्ट और ये ग्राफ्स और ट्रीज के मामले में ना इतना मतलब अच्छे से विजुअलाइज नहीं करवाता, बट इफ यू वांट मैं दिखा देती हूँ। तो ओके, फर्स्ट कोड देख लेते हैं। कोड में मैंने जो है कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, एग्जैक्टली वही किया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। रिमेंबर बेस केस ये था कि अगर आप किसी नल नोड पे पहुंच गए हो तो वहां से 0 रिटर्न करवाते हैं। ठीक है। तो अगर आप किसी नोड पे खड़े हुए हो जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उसको नॉट करके कह देते हो कि भाई जहाँ मैं खड़ा हूँ वो नहीं है, सो इफ नॉट रूट। ठीक है। तो इन दिस केस आप 0 रिटर्न करवा दो, ये आपका बेस केस आपने पहले से डिफाइन करना होता है। ठीक है। फिर अब मैं रिकर्सिव केस चला रही हूँ। रिमेंबर आई सेड कि मैं अपने ग्राफ को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दूंगी, और इसी तरह करती जाऊंगी, जहाँ पे भी मुझे सब ट्री मिलेगा लेफ्ट और राइट ट्रीज में, सब ट्रीज में डिवाइड कर लूंगी। तो मैं यहाँ पे यही कर रही हूँ, पहले मैंने लेफ्ट में डिवाइड किया, यही सेम मैक्स डेप्थ का फंक्शन दोबारा मैंने कॉल किया है कि भाई जहाँ आप खड़े हुए हो वो आपकी रूट है, उसके लेफ्ट पे चले जाओ, सेम फंक्शन अप्लाई कर दो। इसी तरह जहाँ आप खड़े हुए हो उसकी जो है राइट पे चले जाओ, सेम फंक्शन अप्लाई कर दो, वो आपकी राइट की डेप्थ हो गई। और अगर आपको फर्दर कोई ट्री मिल जाता है तो अगेन उसके ऊपर ये उन दोनों के लेफ्ट और राइट पे जो है वो सेम फंक्शन अप्लाई हुआ, ये आपका रिकर्सिव केस है। ठीक है। तो एट द एंड आपको जो है वो ये पास मिलता जाएगा। एट द एंड यू कैन सी कि मैंने लेफ्ट की लेंथ भी ली हुई है और राइट की भी ली हुई है, उन दोनों का मैं मैक्स निकाल रही हूँ कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा वो वाली मुझे रिटर्न करा दो, तो वो मुझे चिल्ड्रन में से मैक्सिमम कौन है वो बता देगा, और उसमें नोड इटसेल्फ को काउंट करने के लिए मैंने +1 कर दिया। ठीक है। तो दिस इज माई केस, एंड क्योंकि यहाँ पे मैं वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ तो बार बार ये रिटर्न स्टेटमेंट पर आके जो है वो लेफ्ट डेप्थ कैलकुलेट करेगा और राइट डेप्थ कैलकुलेट करेगा, जहाँ पे मैं फंक्शन को बार बार कॉल कर रही हूँ। तो कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बता दें, इसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं पाइथन ट्यूटर पे। वैसे कोई ओवरऑल क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें, इसको क्लियर करना। ओके, सो दिस इज पाइथन ट्यूटर। अगर किसी ने पहले इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ पर आपका जो है वो कोड लिखा जाता है, एंड ये जो पूरा ब्लैंक एरिया यहाँ पे आप इसको लाइक चलते हुए देख सकते हैं कि लाइक कोड की एक एक लाइन जो एग्जीक्यूट हो रही होती है वो क्या इनपुट ले रही है, क्या आउटपुट दे रही है, वो आपको पूरा दिखा रहे होते हैं। तो रिकर्जन के जो कोड्स होते हैं उनको, क्योंकि रिकर्जन का कोड एक लाइन में लिखा हुआ होता है लेकिन पीछे इतनी सारा कॉल स्टैक बिल्ड हो रहा होता है, उसको दिमाग में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पाइथन ट्विटर पे वो कॉल स्टैक आपके सामने फिजिकल बन रहा होता है, तो वो विजुलाइज करना इजी होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। बस क्योंकि ट्रीज और ग्राफ्स में और लिंक लिस्ट में जो नोड्स क्रिएट कर रहा होता है ना, ये इसकी वजह से थोड़ी सी घिचमिच हुई भी होती है इसके अंदर। तो आई होप ज़्यादा मुश्किल ना हो, लेकिन कॉल स्टैक आपको दिखेगा तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये लेफ्ट और राइट पे काम कर रहे हैं। ओके, सो
मेरे पास जूम इन होता हुआ दिख नहीं रहा, बट आई होप कि जूम इन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोड जो है एग्जैक्ट वैसा नहीं आता जैसे आप लीड कोड में लिखते हैं, ये आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी से मॉडिफाई करवाना पड़ता है। और लीड कोड पे भी यू कैन सी कि ये जो इन्होंने कमेंट आउट किया हुआ है, दे आर बेसिकली टेलिंग यू कि वो कोई भी नोड जो है वो क्रिएट कैसे कर रहे हैं ट्री के अंदर। तो ये कोड आपको पूरा पाइथन पे देना पड़ता है कि भाई ये सारा जो ये नोड मेरी हर क्रिएट करो। तो ये कोड बैठ के इधर ये सारा ट्री क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ट्री ये वाला यू कैन सी लिया हुआ इन्होंने। तो चैट जीपीटी को आप अपना कोड दें और बोलें कि इसको पाइथन ट्विटर के लिए रेडी कर दो, तो वो आपको इस तरह दे देगा। मैंने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज जस्ट द क्लास। अभी मेरी नोट्स बन रही हैं, ठीक है। तो ये आखिर में ऐसा ही ट्री बनेगा, ये यू कैन सी हियर। तो ये सिर्फ उसको ना ये इनको नोट्स को क्रिएट कर रहा है। सो दिस माइट लुक अ बिट कंफ्यूजिंग, बट यू कैन सी कि नोट क्रिएट हो रही है। हर नोट, इस नोट की फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 है, इसके लेफ्ट पे इस वक्त कुछ भी नहीं है, राइट पे कुछ भी नहीं है। एंड देन इस नोट की वैल्यू 4 है, इसके भी लेफ्ट और राइट पे कुछ नहीं है। तो इस तरीके से नोट्स क्रिएट करता है ट्री की। सो इट लुक्स अ बिट कंफ्यूजिंग, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा अजीब लगता है ये पाइथन ट्विटर में जब नोट्स आ जाती हैं तो। ओके, ये जो पॉइंटर्स आप देख रहे हैं ये सारे जो है चिल्ड्रन की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे इस नोट की वैल्यू 1 है, लेफ्ट पे इसका पॉइंटर यहाँ आ रहा है, यानी कि इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 है। एज यू कैन सी यहाँ पे भी 1 के लेफ्ट पे जो है वो चाइल्ड 2 है। और राइट पे फिलहाल इसके कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन 2 के राइट पे यू कैन सी के 5 पड़ा हुआ है। एंड हियर 2 यू कैन सी 2 के राइट पे 5 पड़ा हुआ है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो के लाइक पाइथन ट्यूटर किस तरह से नोट्स क्रिएट कर रहा है और लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को एरोस के जरिए जो है वो दिखा रहा है। ये थोड़ी सी घिसमें जिसमें होती है, असल चीज़ में आपको जो अगर कॉल स्टैक है वो दिखाना चाह रही हूँ। तो गिव मी अ सेकंड। ओके, अब वो असल फंक्शन पर आ गया है। मैं थोड़ा आगे निकल आई। यस। सो अब मैं उससे कह रही हूँ कि मुझे मैक्स स्टेप्स बताओ इस पूरे ट्री की, ठीक है। तो ये मेरे फंक्शन पर आ गया यहाँ पर। ये लीड कोड ने मुझे लाइन दी थी, राइट। तो उसका अब मैं बेस केस डिफाइन कर रही हूँ कि आप जहाँ पे खड़े हुए हो, तो वो कहाँ खड़ा हुआ है, रूट पे, रूट 1 है, ठीक है। वो 1 पे खड़ा हुआ है, 1 इज नॉट नल, तो ये इफ वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये नोट्स क्रिएट कर, जस्ट वेट अ सेकेंड। आई थिंक मैंने इसको कुछ और डायरेक्शन दे दिया। ओके, आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट बेसिकली यहाँ पर यू कैन सी के ये जो है ना, ये चीज़ आपके जो है वो कॉल स्टैक बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। आप यू कैन सी कि आप एक रूट पे खड़े हुए होते हो, फिर उसकी लेफ्ट में जा रहे होते हो, फिर एक नई रूट आ जाती है आपकी। सो ये ऊपर से नीचे तक आपका कॉल स्टैक बिल्ड हो रहा है, ये रिकर्जन के केसेस चल रहे हैं। एंड देन जब ये सारा कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये कॉल स्टैक वापस ऊपर जो है वो बिल्ड होना शुरू होगा, लाइक ये नीचे बेस केस को हिट करके वापस ऊपर जाना शुरू होगा। आई डोंट नो कि ये मैंने इसमें कोई मसला किया, मैंने किसी गलत जगह क्लिक कर दिया, दिस इज नॉट रनिंग प्रॉपरली। बट यहाँ पे बहुत अच्छा कॉल स्टैक बिल्ड होता है जिससे सबको समझ आ जाता है। ओके, बट आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पाइथन ट्यूटर इज़ अ ग्रेट टूल। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके खुद भी जो है वो कोशिश करिएगा कि पाइथन ट्यूटर पे विजुलाइज करके समझ लीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो हम सेशन को एंड कर। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है और आपस में डिस्कशन करके जो मिसकॉन्सेप्शन होती हैं वो भी जरा क्लियर हो जाती हैं। क्या आई वांटेड कि डिस्कशंस हों, बिकॉज हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। रिकर्जन हो गया, अभी हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, फिर उसमें ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ सर्च आएगी, तो दैट इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स। सो इसमें बाइनरी सर्च ट्री का थोड़ा सा रह गया था सेट के, मैं आखिर में मेंशन करूंगी। बट आई फील लाइक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, दैट इज अ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक, तो हम उसको कल भी थोड़ा सा कवर करके आगे बढ़ सकते, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैंने रिकर्जन वाला क्वेश्चन आज इसलिए करवाया ताकि कल वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आप उसकी डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में एप्लीकेशन भी देख लें। तो इसको खुद अपने एंड से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा एंड मेक श्योर कि बेस केस और रिकर्सिव केस का डिफरेंस अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो रिकर्जन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी।
और ओके कल का क्या टॉपिक होगा हमारा? कल हम इसी को फर्दर लेके चलेंगे, बाइनरी ट्री करेंगे। कल हम बाइनरी सर्च ट्री को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि वो क्या होता है, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ ट्री। उसके बाद आई थिंक अगर सर हमजा ने जो है वो क्वेश्चंस करवाने हुए तो वो करवाएंगे, एंड अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू ग्राफ्स। मैम आप कर लें कल कवर। अरे ओके ठीक है। अच्छा सर, हमजा ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई बाइनरी ट्री को समराइज करना चाहे तो प्लीज। जो हमने आज कवर किया है बाइनरी ट्री में। बाइनरी ट्री एनीवन वो वांट? होता है जिसमें हमारे पास एक पेरेंट होता है और उसके सिर्फ दो ही चाइल्ड होते हैं। अगर दो से एक भी ज्यादा चाइल्ड हो जाए तो वो बाइनरी ट्री नहीं होता। और जो उसके चाइल्ड होते हैं, एक केस में अगर उसके जो चाइल्ड है तो उनके भी चाइल्ड हो जाए तो उनके भी लाइक वो एज अ पेरेंट वर्क करेंगे, और उसके जो नीचे वाले चाइल्ड है वो भी दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर दो होंगे तभी हमारे पास बाइनरी ट्री होगा। जैसा हमने आज का क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास पहले एक पेरेंट था, उसके दो चाइल्ड थे, और फिर उसके दो चाइल्ड में से एक चाइल्ड के आगे नल था, वो लीफ नोड थी, और जो दूसरा चाइल्ड था उसके भी ही दो ही चाइल्ड थे। बाइनरी ट्री लाइक यही होता है जिसके दो ही चाइल्ड हो, एक भी ज्यादा ना हो। जी, मैं भी रिकैप करूंगी कि बाइनरी ट्री जो सा है ये हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एक टाइप है। और इसके अंदर हमारे पास किसी भी ट्री जो है उसके अंदर हमारे पास पेरेंट नोड होती है और आगे से उसके चाइल्ड नोड्स होती हैं। और कोई भी ट्री, बाइनरी ट्री जो है वो तब होता है कि जब उसमें चाइल्ड नोड्स की मैक्सिमम नंबर जो उनसे है वो 2 हो, यानी कि वो फिर दो से ज्यादा नोड्स उसकी नहीं होती, तो वो फिर बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है। और एक ट्री और चाइल्ड के दरमियान में जो उनसे होते हैं उसको, मेरे ज़हन से निकल गया क्या था, नाम आ गया, एज होता सॉरी, है, एज पेरेंट और एच, चाइल्ड के हाँ जी दरमियान। जी जी, वो एच के लाते हैं। और आज के टॉपिक में हमने ये देखा था कि किसी भी हमने ट्री की मैक्सिमम लेंथ, डेप्थ देखनी थी। तो डेप्थ के लिए फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्री पेरेंट रूट नोड से जो हमारे पास लीफ नोड है उसके अंदर मैक्सिमम एजेस जो उनसे हैं वो कितने बन रहे हैं। और उसमें फिर हमने हर लेवल पे हमने चेक किया था कि दोनों में से मैक्सिमम जो सा वो कौन सा है। और हम लेवल बाय लेवल चले थे एक ट्री से दूसरे ट्री पे, और ये उसमें हमने रिकर्जन यूज की थी। या गुड। अच्छा मैम सोनिया, आपने क्वेश्चन पूछा था कि रूट नोड और पेरेंट नोड में क्या डिफरेंस होता है, तो आई जस्ट लुक्ड इट अप। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि रूट पूरे ओवरऑल ट्री का सबसे ऊपर में होता है, और पेरेंट नीचे भी कहीं हो सकता है सब ट्रीज में। सो अनदर वे टू से दिस इज के रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता। आप बाकी नीचे के सब ट्रीज में कोई पेरेंट ले लें तो उसके ऊपर एक मौजूद होगा, जो क्योंकि आपने सब ट्री लिया है ना, तो उसके हाँ ऊपर जी, वैसे ही कोई होगा, लेकिन रूट के ऊपर कोई पेरेंट मौजूद नहीं। सही सही, हाँ जी, ये मुझे जहन में पहले था लेकिन वो माइंड से स्किप हो गया। सही, थैंक यू। या मैं भी यही चीज दूसरे अल्फाज में कह रही थी, बट टेक्निकल अल्फाज में यही डिफरेंस हाँ कि रूट जी, का पेरेंट नहीं होता। ओके, वी आल्सो हैव सिबलिंग्स, तो सिबलिंग्स हम किनको कहेंगे? एनीवन? वो सेम लेवल के ऊपर होते हैं ना। यस मैम, एग्जैक्टली। और हमारे पास डिफरेंट बाइनरी ट्री की टाइप्स होती हैं। तो व्हाट डू यू गाइस रिकमेंड, हम एक क्विज कंपटीशन रख लें जैसे पहले एक हुआ था क्लास में? यस सर, एक रख लेते हैं। ओके, टुमारो हम ना फर्स्ट जो हाफ आवर क्लास का उसमें क्विज कंपटीशन रख लेते हैं जिसमें बाइनरी ट्रीज से रिलेटेड जो होगा, बाइनरी ट्रीज, लिंक लिस्ट, क्यूज, और बाइनरी ट्री के बारे में आप स्टडी कीजिएगा। जो आज कवर हुआ है उसके अलावा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके सर। फिर बाइनरी ट्री, लिंक लिस्ट और क्यू, क्यूज। यस अच्छा, क्यूज। ठीक है। ओके देन सेशन एंड करते हैं हम लोग।